यस सर, देख लिया था। समझ आया? यस सर। आज आखिरी क्लास है इस टॉपिक की। ठीक है भाई, एक दो बातें कर लेते हैं पहले, फिर ये टॉपिक पढ़ते हैं। अभी तक हम लोग बेटा मैथ्स पढ़ रहे थे। ठीक है बेटा, बेसिक मैथ पढ़ रहे थे, ये सब बेसिक मैथ का ही पार्ट है, राइट? तो टिल नाउ हम लोग क्या पढ़ रहे थे बेटा? बेसिक मैथ पढ़ रहे थे सिर्फ। ठीक है, ये वेक्टर भी बेसिक मैथ का ही पार्ट है एक तरीके से, राइट? आज इसकी लास्ट क्लास है, टुडेज लास्ट क्लास। सर ये क्यों बता रहे हो? क्योंकि कल से हम एक्चुअल फिजिक्स चालू करेंगे। तो बेटा कल से जो है फिजिक्स चालू होने वाली है। ठीक है बेटा, अभी तक हमने फिजिक्स नहीं पढ़ी। अभी तक हमने फिजिक्स नहीं पढ़ी। अभी तक हमने फिजिक्स नहीं पढ़ी। अभी तक हम मैथ्स पढ़ रहे थे, बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ रहे थे। ठीक है, कल से हम फिजिक्स पढ़ेंगे। ठीक है, और कल से आपको मेरा असली रूप दिखेगा। ठीक है, ठीक है, ठीक यस है बेटा। सर। कल से मेरा आपको जो है असली रूप दिखने को मिलेगा, क्योंकि कल से हम पढ़ने वाले हैं फिजिक्स। आज तक हम फिजिक्स पढ़ ही नहीं रहे थे, अभी तक हम मैथ्स पढ़ रहे थे। वेक्टर्स भी बेसिक मैथ का ही पार्ट है। ठीक है, कल से हम यूनिट एंड डायमेंशन शुरू करेंगे, वो फिजिक्स का पहला चैप्टर है। एंड देयर यू विल सी माई रियल फेस। ठीक है, तो कल से बाद, अच्छा दूसरी चीज, ये पहला पॉइंट था, नंबर वन। नंबर टू, कई सारे बच्चों का ना बैकलॉग था, तो मैंने क्या किया था, बेसिक मैथ फिर से पढ़ाया था 5 लेक्चर देके बीच में। अब कल के बाद, मतलब कल से हम ओनली मूव फॉरवर्ड। ठीक है, मतलब आप क्लास मिस मत करना। ठीक है, और अगर मिस हो भी जाती है, तो अगर हमने रिकॉर्डिंग की है तो तुरंत का तुरंत, डेली का डेली रिकॉर्डेड कवर करना। क्योंकि अब हमारी जो डायरेक्शन होगी क्लास की, वो यूनि डायमेंशनल होगी। एक ही डायरेक्शन में हम चलेंगे, फॉरवर्ड डायरेक्शन। बैक, जिसका बच्चे का बैकलॉग क्रिएट हो जाएगा, उस बच्चे के लिए मैं दोबारा लौट के पीछे नहीं आऊंगा, सिर्फ एक डायरेक्शन में चलूंगा, फॉरवर्ड। आपको मेरे साथ चलना पड़ेगा कल से। अभी क्या था, बेसिक मैथ था तो मैंने बीच में रिपीट कर दिया। ठीक है, अब भाई साहब एक डायरेक्शन में मामला चलेगा, रिपीटेशन नहीं होगा बेटा। तो आपको क्लास डेली करनी है, और बैकलॉग नहीं बनने देना है। अब आपकी यहां से जिम्मेदारी चालू होती है बेटा। अभी तक क्या था, हनीमून पीरियड चल रहा था। क्या चल रहा था बेटा? अभी हनीमून पीरियड, हनीमून मतलब समझते हो? ठीक है, यहां तक क्या चल रहा था बेटा, हनीमून पीरियड था। ठीक है, अब आज जो है आपके हनीमून पीरियड का आखिरी दिन है, आज आपका हनीमून खत्म। जब शादी होती है ना एक लड़के लड़की की, तो पहले क्या होता है, दोनों की शादी होती है, तो दोनों लोग जाते हैं और जो है कहीं घूमने उमने जाते हैं, एंजॉय करते हैं 10-15 दिन के लिए, मे भी महीने भर के लिए। उसके बाद फिर वो वापस लौटते हैं, वो हनीमून पीरियड खत्म हो जाता है, फिर रियल जिंदगी चालू होती है, जिंदगी के जो रियल स्ट्रगल्स हैं वो चालू होते हैं। आज आपका जो हनीमून पीरियड है उसका दी एंड है बेटा। ओके, ये बात समझ में आ रही है? ये बात समझ में आ रही है कि नहीं, दोनों बच्चों को बताओ। यस सर। तीसरा पॉइंट और आखिरी पॉइंट, इसके बाद हम टॉपिक पे जाएंगे। अभी तक क्या था, बेसिक मैथ वेक्टर था, तो मैंने आपको लोड नहीं दिया। ठीक है, वैसे तो मैं बोलूंगा थोड़ा बहुत कर लेना यार। ठीक है, एलन का मॉड्यूल सॉल्व नहीं भी करोगे कोई बहुत बड़ी बात नहीं, क्योंकि इससे डायरेक्टली क्वेश्चन नीट में नहीं आते। बस आपको बेसिक मैथ आनी चाहिए, जब मैं अप्लाई करूंगा तो आप मेरा मुंह मत ताकना। इसलिए बेसिक मैथ पढ़ाया जाए। जब मैं डिफरेंशिएशन करूंगा तो मैं अज्यूम करके चलूंगा मैंने बहुत डिटेल में डिफरेंशिएशन पढ़ाया, तो आपको आता है डिफरेंशिएशन। जब मैं इंटीग्रेशन करूंगा तो मैं अज्यूम करके चलूंगा आपको अब इंटीग्रेशन आता है, क्योंकि मैंने बहुत इत्मीनान से इंटीग्रेशन पढ़ाया है, बहुत आराम से और बहुत अच्छे से पढ़ाने की कोशिश की है मैंने। आई होप आपको इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, वेक्टर ये सब समझ में भी आया होगा जो मैंने पढ़ाया अभी तक। आया है कि नहीं समझ में, बताओ, बोलो। यस। हाँ, यस सर। पक्का 100%? ठीक है, यस सर। तो एलन का मॉड्यूल अगर आपका मन हो तो कर लेना यार, वेक्टर का। ठीक है, ठीक है, यस ठीक है। सर।
और अनुष्का तो 11th में बच्ची है, तो मैं तो बोलूंगा आप कर ही लेना। ठीक है, और डाउट जो भी आए मुझसे पूछना। कल से हम पढ़ेंगे यूनिट एंड डायमेंशन। यहां से आपको एलन का मॉड्यूल करना ही करना है। राइट? ठीक है, यस सर। करना ही है आपको एलन का मॉड्यूल। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? सर आपने भेजी हुई है ना वो तो। हाँ ठीक हाँ है ठीक हाँ, है। पुराना भी है आपके पास तो चलेगा, आपके पास हार्ड कॉपी है तो भी चलेगा, पुराने की कोई दिक्कत नहीं नहीं है। सर मेरे पास नहीं है। तो नहीं है तो उससे कर लेना, या फिर हार्ड कॉपी परचेज कर लेना, मार्केट में जाके सेकेंड हैंड मिल जाता है। देख लेना एक बार। ओके सर। ओके हाँ, सर। 700-800 रुपये में ना आपको सेकेंड हैंड मिल जाएगा, मार्केट में जाओगे तो सेकेंड हैंड जो बुक शॉप होती है वहां जाके आप मांगोगे ना कि हमको एलन का मॉड्यूल दे दो, तो वो आपको 700-800 रुपये में पूरा सेट दे देगा, 700-800 1000 रुपये में भी, 1500 में, जितने में भी। ठीक है, तो एलएन की सारी मिल जाएगी उसमें। एलन के सारे मिल जाएंगे, एलन या आकाश दोनों में से किसी एक का। सारा का ओके सारा सर। पूरा बंडल मिलता है, उसको बोलोगे ना एलन का मॉड्यूल चाहिए तो पूरा बंडल बना के रखते हैं वो लोग। और बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो एडमिशन तो ले लेते हैं पर उसको खोल के भी नहीं देखते किताब को, तो एकदम न्यू मिलेगा। आप जाके आप पता नहीं किस शहर में रहते हो बेटा आप? किस सिटी में रहते हो बेटा आप? बोलो। यहाँ पे सर दिल्ली में तो, हाँ सर दिल्ली के पास ही रहती हूँ मतलब 1-2 घंटे हाँ। का रास्ता है बस। अरे तो आज एक आध दिन टाइम निकाल के आ जाना, यहाँ दिल्ली में एक मार्केट है, किताब मार्केट है, संडे को लगता है सिर्फ। वहां आपको अनटच्ड एलन का मॉड्यूल और आकाश का मॉड्यूल मिलेगा। अनटच्ड का मतलब कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं खोल के भी नहीं देखते किताबें, उनका ना फ्रेश मॉड्यूल आपको वहां मिल जाता है, एलन आकाश का। यहाँ पे एक संडे मार्केट है, बुक मार्केट। ठीक है, आप गूगल पे सर्च करना दिल्ली संडे बुक मार्केट, तो आपको एक बहुत बड़ा मार्केट लगता है, वहां पे आपको मिल जाएगा। आपके अगर आप किसी और शहर में हो तो वहां भी आप सेकंड हैंड बुक शॉप पे जाओगे तो आपको मोस्ट प्रोबेबली मिल जाएगा। ठीक है, एलन सर का या आकाश जैसे मैं का। यहाँ ठीक है, पे ट्राई करूंगी। अगर हाँ मिल जाए तो कोई नहीं। नहीं तो मेरे मॉम डैड जाते रहते हैं दिल्ली। 1-2 वीक में अगर चक्कर लगेगा तो पापा चले जाएंगे। बस वो ले बस बस। आएंगे। संडे को लगता है वो मार्केट, संडे को पापा आएंगे तो उनसे बोल देना। तो मे बी यस। 700-800 रुपये में आपको पूरा बंडल बना के रखते हैं वो लोग, पूरा बंडल। ठीक है, और एकदम फ्रेश होती किताबें। तीनों सब्जेक्ट रहते हैं ना उसमें। सब सब पूरा तीनों सब्जेक्ट, सब ओके सर। कुछ। और मैं एक किताब लाया था, इतनी फ्रेश थी कि मतलब देख के कोई कह नहीं सकता ये सेकेंड हैंड बुक शॉप से लाया हूँ। मतलब बच्चे ने खोल के भी नहीं देखी किताब, इतनी फ्रेश। ठीक है। पढ़ा नहीं होगा ना बच्चे ने। हाँ पढ़ा नहीं होगा ना उसने। हाँ हाँ, बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जो पढ़ते नहीं है, ले लेते हैं बस जोश जोश में, पहले दिन ले लिया फिर। अभी देखो ना, देखो सबका जोश ठंडा हो गया। अभी 1 महीने पहले तक बच्चों ने मुझसे आधे आधे घंटे बात की है, सर कैसे करना है सर, नीट 2026 तो फोड़ दूंगा। घर पे डांट पड़ी होगी कि क्या इतने नंबर कम क्यों आए। तो एकदम बच्चों ने जो है इमोशनल होकर हमको कॉल किया कि सर एकदम जो है इस बार तो फोड़ देना है सर, पिछले बार हम भटक गए थे सर, ये कर दिया वो कर दिया। अब देखो सब गायब है, सिर्फ 2 बच्चे आप लोग हो जो आ रहे हो क्लास करने के लिए, अभी सब गायब है ना, ग्रुप में एक्टिविटी है ना कुछ है। ऐसे ही होता है बेटा, वो जोश जो होता है 4 दिन का होता है। तो सिलेक्शन पाने के लिए जोश हर दिन जोश होना चाहिए। ठीक है, सिलेक्शन पाने के लिए हर दिन जोश होना चाहिए, 4 दिन बट के एक जोश से सिलेक्शन नहीं होता। क्या? क्या? हाँ तो सब में रहता है स्टार्टिंग में फिर बाद तक में कौन रहता है वो ही आवाज कट देखा रही बेटा आपकी। सिलेक्शन के लिए तो। हाँ, सिलेक्शन के लिए बेटा हर दिन जोश होना चाहिए। ठीक है, सबने गूगल फॉर्म भरा था, सब एकदम ग्रुप में एकदम जो है ऐसा फोड़ देंगे तोड़ देंगे, अभी सब गायब है। ऐसे ही होता है बेटा। तो बहुत सारे बच्चे 19, मैं नीट का एग्जाम ना रियली बता रहा हूँ बहुत ईजी एग्जाम है। मैं आपको एक डेटा बताता हूँ, रियल डेटा, रियल लाइफ डेटा बताता हूँ। 26 लाख बच्चे नीट का पेपर देते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5, इतने बच्चों ने पेपर दिया। ठीक है, ये डेटा मैं दे रहा हूँ 2025 का भी जो रिसेंट नीट हुआ है। कट ऑफ कितना गया है? कट ऑफ कितना गया है नीट का? इस बार कट ऑफ कितना है पता है आपको? बोलो, बताओ,
बताओ। 600 हाँ 600 नहीं बेटा। सर मुझे पता नहीं है। हाँ सर पता नहीं है। नहीं पता है। नो सर। अरे 5:30 के आसपास है शायद। हाँ सर 5:30 के आसपास गया है। अरे भाई क्वालिफाइंग 5:30 कट के ऑफ आसपास गया है। 5:30 जो होता है ना कॉलेज का कट ऑफ होता है, मैं क्वालिफाइंग कट ऑफ की बात करता हूँ, मतलब जितने में डिक्लेयर कर दिया जाता है कि आप क्वालिफाई हो गए नीट। सर वो तो 148 के आसपास है। 144 गया है आउट ऑफ यस 720। सर। ये कट ऑफ है बेटा इस बार का। ठीक। और ये कट ऑफ के नीचे मतलब ऐसे बच्चे जिनके नंबर 144 से कम आए हैं वो 13 लाख है। 13 लाख बच्चे ऐसे हैं जो 720 में से 144 भी नहीं ला पाए, जिसमें से 360 की तो सिर्फ बायो थी। मतलब कोई बच्चा अगर फिजिक्स केमिस्ट्री पूरी छोड़ के भी चले जाए तो भी 360 का पेपर वो कर सकता है, अज्यूमिंग आप मेडिकल स्टूडेंट हो, आप बायो के स्टूडेंट हो, तो आपका बायो स्ट्रांग है, बायो आपका फेवरेट है। और 13 लाख बच्चा ऐसा है जो 144 भी नहीं ला पाया, इतने मार्क्स भी नहीं ला पाया। ठीक है। नीट का पेपर बहुत इजी पेपर है बेटा, सही डायरेक्शन में पढ़ोगे, सही तरीके से पढ़ोगे, कंसिस्टेंटली पढ़ोगे और सही मटेरियल से पढ़ोगे तो नीट का पेपर एकदम तबीयत से फोड़ा जा सकता है। इट इज नॉट अ डिफिकल्ट एग्जाम। कई सारे लोग बोलते हैं कंपटीशन ज्यादा है, मैं बोलता हूँ कंपटीशन भी ज्यादा नहीं है। ठीक है। कंपटीशन भी ज्यादा कंपटीशन नहीं। तो बस 2-3 कंपटीशन भी लाख ज्यादा में नहीं है। बेटा, कंपटीशन भी ज्यादा नहीं है। भाई 400 नंबर पे जो है 2 लाख रैंक बनी है इस बार। 2 लाख से भी ऊपर बनी शायद, 2 लाख के आसपास, 400 मार्क्स पे। अब आप सोच के देखो कि सिर्फ 2 लाख ऐसे बच्चे हैं तो 400 नंबर ला पाए। ठीक है। 500 नंबर पे 50,000 रैंक बनी है। मतलब सिर्फ 500 बच्चे हैं जिनमें रियल कंपटीशन है, जिन्होंने रियल तैयारी की थी, जिन्होंने अच्छा कंटेंट पढ़ा था। मतलब रियल कंपटीशन सिर्फ इधर था 50,000 बच्चों में। इसके नीचे वाले बच्चे तो कंपटीशन में थे ही नहीं। ये बात हमको दो चीजें बताती, नंबर वन, अच्छा कंटेंट बच्चे पढ़ रहे हैं, गुड कंटेंट बच्चे पढ़ रहे हैं। तो जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ते हैं, यूट्यूब में घूमते रहते हैं, उनको ये नहीं भूलना चाहिए कि देयर आर स्टूडेंट्स हु आर स्टडिंग गुड कंटेंट। आपको ये बात हमेशा याद रखना है कि अच्छा कंटेंट पढ़ने वाले लोग हैं भाई इंडिया में। आप चाहे यूट्यूब में कितना भी बकवास वीडियो देखते रहो, डोंट फॉरगेट देयर आर गुड स्टूडेंट्स हु आर स्टडिंग गुड कंटेंट। दूसरा, आपको ये बात ध्यान रखनी है कि सिर्फ 50,000 बच्चे ही हैं जो अच्छा कंटेंट पढ़ रहे हैं। सिर्फ इतने ही बच्चे हैं जो अच्छा कंटेंट पढ़ रहे हैं, इन्हीं के बीच में फाइट है, इन्हीं के बीच में रेस है। ये दो बातें आपको ध्यान रखनी है भाई पूरी तैयारी में। पहली बात, देयर आर 50,000 स्टूडेंट्स हु आर स्टडिंग गुड कंटेंट। आप यूट्यूब की कितनी भी बकवास देखते रहो, कुछ भी करते रहो, कहीं भी टाइम पास करते रहो, पर ये मत भूलना कि 50,000 बच्चे अच्छा कंटेंट देख रहे हैं, सिलेक्शन उन्हीं में से होना है। नंबर टू, ये आपको ध्यान रखना है कि सिर्फ 50,000 बच्चे ही हैं, इतने बड़े देश में सिर्फ 50,000 बच्चा है जो अच्छा कंटेंट पढ़ रहा है। बाकी लोग क्या कर रहे हैं सर 26 लाख में से बाकी लोग क्या कर रहे हैं? पर बचे हुए जो 25,50,000 बच्चे हैं वो क्या कर रहे हैं सर? ये लोग क्या कर रहे हैं? हाँ कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने जेन्युइन तैयारी की, उनका पेपर बिगड़ गया, मैं मान लेता हूँ। मैं चलो उनको भी जोड़ लेता हूँ, मान लेता हूँ 30,000 बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने अच्छी तैयारी की, उनका पेपर बिगड़ा, तो मैं उनको भी अकाउंट में ले लेता हूँ। बचे हुए 25 लाख, 20,000 बच्चे क्या कर रहे हैं सर? सही है, टाइम पास कर रहे हैं। ठीक है, ये क्या कर रहे हैं बेटा? टाइम पास कर रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं? इन्फ्लुएंसर को देख रहे हैं बैठ के। ये क्या कर रहे हैं? पढ़ने की एक्टिंग कर रहे हैं, यूट्यूब में यहाँ उधर 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 फालतू कंटेंट देख के, मेंटरशिप में 2-2 घंटे के मेंटरशिप सेशन अटेंड करके यहाँ वहां ये एक्टिंग कर रहे हैं पढ़ने की, रियल पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, ये मॉड्यूल सोल्व नहीं कर रहे, ये अच्छे क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर रहे, दे आर जस्ट एक्टिंग दैट दे आर स्टडिंग। एक्टिंग मत करो भाई, रियल पढ़ाई करो। भले दिन में 4 घंटे ही पढ़ो, 15 घंटे पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, पर 4 घंटे जेन्युइनली पढ़ो, मॉड्यूल लेके बैठो और जेन्युइनली सॉल्व करो। भले 4 घंटे 5 घंटे ही क्यों ना पढ़ रहे हो, पर जेन्युइनली मॉड्यूल लेके बैठ के सॉल्व करना है भाई। एक्टिंग नहीं करनी पढ़ाई करने की। 18 घंटे बैठे हैं, सॉल्व कुछ हुआ नहीं, ये नहीं करना है।
ठीक है भाई? ठीक। यस सर। तो भाई दो यस तीन सर। बातें याद रखनी बेटा, हनीमून पीरियड आज खत्म है, आज आखिरी दिन है आपके हनीमून पीरियड का। कल से मेरा असली रूप आप देखोगे, क्योंकि कल से फिजिक्स चालू होने वाली है। ठीक है? कल हो सके तो यार कर लेना वेक्टर्स का एलएन का मॉड्यूल सॉल्व, पर नहीं भी करोगे तो कोई उतनी बड़ी बात नहीं है। पर यूनिट एंड डायमेंशन से मॉड्यूल सॉल्व करना है सारे चैप्टर्स का साथ में। ठीक है? और कैसे करना है? जो टॉपिक मैं पढ़ाऊंगा क्लास में, जो टॉपिक मैं पढ़ाऊंगा क्लास में, जैसे मान लो कोई टॉपिक पढ़ाया, अब जिस टाइप का टॉपिक मैंने पढ़ाया, जिस टाइप के क्वेश्चन मैंने क्लास में कराए, आप उसी दिन जाओगे या उसके अगले दिन अगली क्लास होने से पहले मॉड्यूल खोलोगे, मॉड्यूल में उस टाइप के या उस उससे जो मिलते जुलते हुए क्वेश्चन जितने भी होंगे उनको सॉल्व कर डालोगे, और उनको क्या करोगे, पेंसिल से टिक कर दोगे कि ये क्वेश्चन हो गया। तो जैसे जैसे मैं पढ़ाते जाऊंगा आप क्या करते जाओगे, सॉल्व करते जाओगे, करते जाओगे, करते जाओगे, तो एकदम से लोड नहीं पड़ेगा, डेली बेसिस पे 10 10 20 20 सवाल आप करते जाओगे। तो जो मैंने आज पढ़ाया, मान लो उस टाइप के 10 सवाल है मॉड्यूल में, आप वो 10 के 10 आज कर लोगे। फिर कल जो मैं पढ़ाऊंगा उसमें मान लो 15 सवाल है मॉड्यूल में, तो 15 सवाल कल कर लेना। ऐसे थोड़ा 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 करोगे तो आपको लोड नहीं लगेगा मॉड्यूल का। ठीक है? फिर क्या करना है सर? सर जो सवाल नहीं बनेगा वो अगले दिन डाउट पूछ लेगा। जो सवाल नहीं बना उसका डेली आप डाउट पूछ लो। ठीक है? कल से कोई सर सवाल स्कूल आपसे। में हाँ सर स्कूल में अलग सिलेबस चल रहा है, तो फिर वो कैसे मैनेज करें? बेटा, स्कूल के सिलेबस को एकदम साइड कर दो। उसका रीजन है, उसका रीजन ये है कि अगर आप स्कूल को दिमाग में लेके चलोगे ना, तो आप यहाँ का काम नहीं कर पाओगे, यहाँ का काम नहीं कर पाओगे तो आपके बेसिक वीक हो जाएंगे बेटा। तो स्कूल में जो आपकी पढ़ाई हो रही है बेटा, वो यही पढ़ाई है, यही टॉपिक्स हैं सारे के सारे जो मैं पढ़ाऊंगा। हो सकता है आगे पीछे हो, हम हो सकता है उनसे पीछे हो, वो हमसे आगे चल रहे हो, पर टॉपिक वही है। तो जो आपका फाइनल एग्जाम है बेटा, फाइनल एग्जाम 11th क्लास का जो फाइनल एग्जाम होगा, जब तक हमारा सिलेबस हो चुका होगा तो आपके सारे टॉपिक स्ट्रांग होंगे और आप फाइनल एग्जाम में अच्छा कर पाओगे। ठीक है? तो स्कूल का आपको लोड नहीं ओके। लेना है, स्कूल को आपको हल्के में लेना है। ठीक है? आराम से रिलैक्स करके रहना है, लेना है। अगर हो सके हफ्ते में एक आध दिन छुट्टी मार सकते हो तो मार लेना भैया, मॉड्यूल वॉड्यूल सॉल्व करने के लिए, डीपीपी सॉल्व करने के लिए, टेस्ट देने के लिए। ठीक है? रिवीजन करने के लिए। मतलब ऐसा नहीं करना है कि एकदम जो है मतलब हफ्ते में 6 दिन स्कूल जा रहे हैं, ऐसा नहीं भाई, इंटेलिजेंटली डिसीजंस लेने हैं। अगर आपको लगता है स्कूल प्रोडक्टिव है, अगर आपको लगता है स्कूल में आप कुछ सीख रहे हो, अगर आपको लग रहा है कि आपका स्कूल में टाइम वेल यूटिलाइज हो रहा है, तो बिल्कुल जाओ। अगर आपको लगता है स्कूल में वेल यूटिलाइज टाइम नहीं हो रहा है, तो आप हफ्ते में 3 दिन या 4 दिन स्कूल जाओ, 2 दिन छुट्टी मार लो, और उस छुट्टी के दिन को आप ये करने में टाइम दो, रिवीजन करने में टाइम दो, मॉड्यूल सॉल्व करने में टाइम दो। ठीक है? ठीक है? यस सर। और एक जगह के करिकुलम में एफर्ट मारना, ये नहीं कि स्कूल में भी पिस रहा है इधर भी पिस रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। एनर्जी दे रहे हो यहाँ पे तो फिर पूरा यहाँ के में एनर्जी दो कि इसके हिसाब से हम अपना मॉड्यूल कर रहे हैं, इसके हिसाब से पढ़ाई कर रहे हैं। स्कूल का साइड में करते जाओ थोड़ा थोड़ा। ठीक है? ठीक है? यस सर। है ना? दो नाव पे पाँव मत रखना, ऐसा मत करना कि एक नाव आपकी इधर है, एक नाव आपकी इधर है, दूसरी नाव इधर है, दोनों पे पाँव रख के ऐसे ऐसे चल रहे हो, ऐसे बैलेंस कर रहे हो, ये नहीं करना है। ठीक है? उसका रीजन ये है कि 11th क्लास के मार्क्स आपके कहीं नहीं जुड़ते बेटा, 11th क्लास के मार्क्स कोई नहीं पूछता। ठीक है? तो आप ऐसा मत कर लेना कि 11th क्लास करने के चक्कर में नीट की रेस से बाहर हो जाओ। 11th आपका बहुत अच्छा होना चाहिए, बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, तभी आप 12th पढ़ पाओगे। है ना? 11th में आपको मॉड्यूल करने की हैबिट होनी चाहिए, तभी आप 12th में उस चीज को कंटिन्यू कर पाओगे। ठीक है भाई? ठीक है बेटा, समझ आया? यस सर। अब जैसे स्कूल में आपको वो लिखना होता है, डायरी वायरी बनानी होती है, वो क्या कहते हैं उसको, क्या फाइल। कहते हैं, हाँ वो, फाइल। हाँ ये आपने, ये होता है जो एक्सपेरिमेंट होता है, उसकी फाइल वाइल बनानी होती है, उसके लिए वीक में एक आध दिन निकाल के 2 3 घंटे में फटाफट लिख ली, फाइल चेक करवा ली, सबमिट कर दिया। उतना ही एफर्ट मारना है जितना नेसेसरी है। ठीक है? एफर्ट उतना मार देना है स्कूल में कि नेसेसरी हो, जितना कि आपको डांट ना पड़े, आपको दिक्कत ना आए। उससे ज्यादा एफर्ट नहीं मारना, आपको यहाँ एफर्ट ज्यादा देना है, जहां भी आप पढ़ रहे हो नीट की तैयारी पे एफर्ट ज्यादा देना है, क्योंकि अल्टीमेट थिंग वही है, कॉलेज आपको नीट से ही मिलेगा, स्कूल के नंबरों से नहीं मिलेगा।
इसका मतलब ये नहीं कि स्कूल के मार्क्स का इंपॉर्टेंस नहीं है, स्कूल के मार्क्स का इंपॉर्टेंस है, पर 11वीं क्लास के जो स्कूल के मार्क्स हैं उसका इंपॉर्टेंस जरा कम है, उसका कोई बेनिफिट नहीं है। पर 11वीं क्लास नीट में आएगा, तो 11वीं क्लास अगर आप स्ट्रॉन्ग करोगे तो आपके नीट में अच्छे नंबर आएंगे, तो उससे आपको अच्छा कॉलेज मिलेगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। 12th क्लास के मार्क्स का बहुत इंपॉर्टेंस है, क्योंकि 12th बोर्ड होती है, उसके मार्क्स जिंदगी भर अलग अलग जगह पे पूछे जाते हैं। तो जब 12th क्लास होगी तो वहां पे हम आपको बोलेंगे कि भैया देखो, जनवरी के बाद आप बोर्ड पे फोकस करना, या जनवरी छोड़ो, दिसंबर के बाद आप बोर्ड पे फोकस करना। मतलब दिसंबर पूरा नीट के लिए देना, और जनवरी से लेके जनवरी फरवरी और मार्च पूरा बोर्ड के लिए देना। वहां मैं आपको ये बोलूंगा कि 3 महीने बोर्ड को इन्वेस्ट करो, जिसमें बोर्ड में अच्छी परसेंट बने, कोशिश करो 95+% बनाओ। पर 11th क्लास के जो मार्क्स होते हैं वो कहीं नहीं काउंट होते, तो यहाँ पे उतना एफर्ट मारो जितना नेसेसरी है अपनी समझदारी से, ठीक है? ये बात समझ में आया कि नहीं? सर टेस्ट सीरीज ऑफलाइन सही रहेगा या ऑनलाइन? टेस्ट सीरीज बेटा, टेस्ट सीरीज देखो, एक तो चीप टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएंगी जो आपके घर पे डिलीवर होती हैं, ठीक है, 2,000 रुपए की या 2,500 रुपए में, जिसमें 25 टेस्ट या 30 टेस्ट होते हैं। एक आप वो कंसिडर कर सकते हो कि आपने घर पे मंगा ली और अपने घर पे दे रहे हो। दूसरा, एक ऑफलाइन टेस्ट होता है, जो आपका जो एग्जाम पास में आ जाता है ना फरवरी के बाद, उसके बाद आप जो टेस्ट देते हो, राइट? बोलो बोलो। और एक तीसरा टेस्ट होता है ऑनलाइन, जिसकी आप बात कर रहे हो। अब ये ऑनलाइन में कौन से वाले टेस्ट सीरीज की आप बात कर रहे हो? जो डेली होता है वो टेस्ट सीरीज, जो बैच के साथ होता है वो टेस्ट की बात कर रहे हो, कि टेस्ट सीरीज की बात कर रहे हो? सर जो बैच में होता है वो वाला। बैच वाला तो दो ना यार, उसमें क्या दिक्कत है? बैच का जो टेस्ट हो रहा है वो तो दो ही दो, पर साथ में जो टेस्ट सीरीज आती है ना, कोई भी पीडब्ल्यू के ऑफलाइन टेस्ट सीरीज है जो घर पे आता है आपके, जिसमें 25-30 टेस्ट होते हैं, वो भी आप कंसिडर कर सकते हो। ज्यादा महंगी नहीं होती वो। सर बैच वाले तो देने ही देने हैं, वो उससे आपकी प्रैक्टिस बनी रहेगी, ठीक है? सर जो ऑफलाइन सेंटर होता है ना, हाँ जो ऑफलाइन सेंटर में जाके देते हैं ना, वो वाला टेस्ट। बेटा, ऑफलाइन सेंटर वाला टेस्ट अगर आपके आसपास सेंटर है और आपने परचेज कर रखा है तो बिल्कुल जाके दो। पर अगर आपके आसपास सेंटर नहीं है तो आपके घर पे भी डिलीवर होती है, वो वाली टेस्ट सीरीज आप कंसिडर कर सकते हो, ठीक है? ठीक है सर। चलो अब स्टार्ट करते हैं बेटा, आखिरी टॉपिक हमारा। इसके बाद कल से भाई साहब आपको हम फिजिक्स पढ़ाना शुरू करेंगे। क्या पढ़ना था? वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है। अब वेक्टर प्रोडक्ट नाम क्यों है इसका? जैसे कल लॉजिक मैंने बताया था, स्केलर प्रोडक्ट नाम क्यों था? क्योंकि उससे हमको स्केलर क्वांटिटी मिलती थी। तो वेक्टर प्रोडक्ट नाम क्यों है? क्योंकि वेक्टर प्रोडक्ट करने के बाद हमको क्या मिलती है? वेक्टर क्वांटिटी मिलती है। बोलो बोलो। यस। इसका मतलब क्या हुआ सर? दो वेक्टर हैं, ए वेक्टर और बी वेक्टर। आप इनका वेक्टर प्रोडक्ट करोगे तो आपको एक तीसरा वेक्टर मिलेगा। मतलब दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करने के बाद या वेक्टर प्रोडक्ट करने के बाद हमको तीसरा वेक्टर मिलता है। सर इसका सिंबल क्रॉस है, हाँ, इसीलिए इसका नाम क्रॉस प्रोडक्ट है। इसको ऐसे क्रॉस से सिंबल देते हैं, इसलिए इसका नाम क्या है? क्रॉस प्रोडक्ट। बोलो भाई। तो डॉट प्रोडक्ट जब करते थे तो हमको आउटपुट में क्या मिलता था? एक स्केलर नंबर मिलता था। वेक्टर जब आप प्रोडक्ट करते हो तो हमें आउटपुट में क्या मिलता है? एक वेक्टर मिलता है। बताओ। बोलो भाई। बोलो भाई। बोलो भाई। अच्छा सर, ये जो आउटपुट में वेक्टर मिला है, ये जो आउटपुट में वेक्टर मिला है मतलब सी वेक्टर, उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? सर उसका मैग्नीट्यूड होता है ए वेक्टर बी वेक्टर साइन थीटा। ये इसका मैग्नीट्यूड होता है बेटा। जो आउटपुट में वेक्टर मिला है उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है? ए वेक्टर बी वेक्टर साइन थीटा। ठीक है सर। सर ये तो वेक्टर है, तो इसका मैग्नीट्यूड हमने ऐसे निकाल लिया। पर सर इसका डायरेक्शन भी तो होगा, क्योंकि ये वेक्टर है। तो सर डायरेक्शन कैसे बताएंगे? देखो जरा बताता हूं मैं। मान लेते हैं आपका ए वेक्टर ऐसा है और बी वेक्टर ऐसा है। दिस इज ए वेक्टर, दिस इज बी वेक्टर। अब मैं अपना कैमरा ऑन कर रहा हूं,
मैंने रिकॉर्डिंग ऑन कर दी थी कि ना? हाँ, अब मैंने अपना कैमरा ऑन कर दिया, अब देखना जरा। सर हम क्या करेंगे, ये मेरा राइट हैंड रूल है। कैसे हम डायरेक्शन कैसे पता करते हैं बेटा? राइट हैंड रूल से। कौन से रूल से? राइट हैंड रूल। ठीक है, राइट हैंड रूल। ये मैंने राइट हैंड लिया, मेरा राइट हैंड दिख रहा है, राइट हैंड दिख रहा है। यस सर। अब राइट हैंड को ए से बी की डायरेक्शन में ले जाओ। देखो ए से बी की डायरेक्शन कैसी है? ऐसी। ए से बी की डायरेक्शन ऐसी है। तो राइट हैंड की ये जो चार उंगलियां हैं, इसको ए से बी की डायरेक्शन में ले जाओ। इन चार उंगलियों को ए से बी की डायरेक्शन में ले जाओ। ए से बी, देखो ए से बी मेरा ऐसे जा रहा है, तो थंब जो है वो सी वेक्टर का डायरेक्शन दिखाएगा। ए से बी देखो, ए से बी देखो मेरा ऐसे जा रही उंगली, ए से बी देखो ऐसे जा रही उंगली, तो थंब कैसा दिखाएगा? सी वेक्टर का डायरेक्शन दिखाएगा। तो मेरा थंब कहाँ है? ऊपर की साइड है, तो ये मेरा सी वेक्टर हो गया। दिस इज माई सी वेक्टर। ये एंगल है थीटा, ए और बी के बीच में। ए से बी की डायरेक्शन में लेके जाओ तो हमारा तो थंब है वो सी वेक्टर को दिखाता है। एक और है मेथड, एक और मेथड होता है डायरेक्शन बताने का। क्या होता है? स्क्रू रूल। स्क्रू रूल क्या कहता है? एक आप स्क्रू रखो, ये मान लो हमारा स्क्रू है, उसको इस पॉइंट पे रख दो, ये वाले पॉइंट पे रख दो, और ए से बी डायरेक्शन में घुमाओ। ए से बी डायरेक्शन मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऐसे घुमाओ। ऐसे ऐसे डायरेक्शन में घुमाओगे तो स्क्रू कहाँ की तरफ जाएगा? ऊपर की तरफ। अगर आप स्क्रू को ऐसा घुमाओगे तो स्क्रू कहाँ जाएगा? ऊपर की तरफ। तो जिस डायरेक्शन में स्क्रू जाएगा उस डायरेक्शन में सी वेक्टर होगा। क्या आपको ये बात समझ आई कि नहीं आई? बोलो। आ गई सर। हाँ, आ गई सर। पक्का आ गई है तो जरा बताओ। पक्का सर। ये आपका ए वेक्टर है, ये आपका बी वेक्टर है, ठीक है। फिर ये आपका बी वेक्टर है, ये आपका ए वेक्टर। ये दो केस हमने लिए, ठीक है। ये ये दोनों केस में जो वेक्टर्स है वो क्या है? प्लेन ऑफ योर स्क्रीन। किसमें है? प्लेन ऑफ योर स्क्रीन। आपकी जो स्क्रीन है, ये जो आपकी स्क्रीन है उसके प्लेन में है, ठीक है। अब आपको बताना है ए क्रॉस बी का डायरेक्शन। और बी क्रॉस ए का डायरेक्शन। यहां भी आपको क्या बताना? डायरेक्शन किसका बताना है? ए क्रॉस बी का और बी क्रॉस ए का। बताओ जरा। सबसे अच्छा मेथड है राइट हैंड थंब रूल वाला, क्योंकि उसमें आपको अपना हाथ दिखता है। स्क्रू वाले में आपको थोड़ा सा इमेजिनेशन करना पड़ता है। तो अगर आप स्क्रू वाले से कंफर्टेबल ना हो पाए तो कोई सीन की बात नहीं है, आप राइट हैंड वाला यूज करो। बताओ जरा, अनुष्का बताओ। ए क्रॉस बी का, ये फर्स्ट वाले केस में ए क्रॉस बी की डायरेक्शन क्या होगी? बताओ जरा। हाँ बोलो बेटा। सर एक बार और बता दो, ये हैंड वाले पे सुन। हाँ, अच्छा इसको बताने से पहले एक साइन कन्वेंशन आपको बताना इंपॉर्टेंट, ठीक है। एक साइन कन्वेंशन है और ये पूरी फिजिक्स में यूज होगा, फुल फिजिक्स लास्ट तक। क्या है सर साइन कन्वेंशन? इसको जब हम लिखते हैं ऐसा, तो ये क्या है? इनटू द प्लेन ऑफ पेपर। प्लेन ऑफ पेपर, ये यहां पे स्क्रीन। और जब ऐसा लिखेंगे डॉट, तो ये आउट ऑफ प्लेन ऑफ पेपर। थोड़ा सा समझा देते तो अच्छा होता। समझाता हूं। मान लेते हैं ये आपका वेक्टर है, ये इसकी निब दिख रही, पेन की निब, ये ले लेते हैं। यस सर। ये कैंची दिख रही, कैंची का ये कोना वाला पार्ट है, ठीक है, ये शार्प वाला पार्ट। अगर ये शार्प वाला पार्ट प्लेन ऑफ पेपर के अंदर जा रहा है ऐसे, तो ये इनटू द प्लेन ऑफ पेपर हो गया। ये आप अपना वेक्टर मान लो।
ठीक है, इसको आप वेक्टर अज्यूम कर लो, ये वेक्टर का क्या है, हेड है, और ये वेक्टर का पीछे वाला टेल है। और अगर वेक्टर ऐसे जा रहा है, ऐसे इस डायरेक्शन में, तो ये इनटू द प्लेन ऑफ पेपर हो गया। और अगर वेक्टर ऐसे आ रहा है, ऐसे, तो ये आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर हो गया। समझ पा रहे हो कि नहीं? अगर वेक्टर ऐसा जा रहा है तो ये इनटू द प्लेन ऑफ पेपर, और अगर वेक्टर ऐसा आ रहा है, ऐसा आ रहा है, तो आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर। समझ पाए कि नहीं समझ पाए? बोलो बोलो। सर लाइक तीर धनुष, हाँ, क्या? मतलब जैसे कि तीर और धनुष जो मारते हैं ना, इसकी तरह। क्या क्या? बेटा आपकी बात सुनाई नहीं दी। अब देखो इस वाले में बताओ जरा, अनुष्का बताओ इसका आंसर क्या होगा। पहले वाले का पहला केस बताओ, फर्स्ट वाले का आंसर बताओ, ए क्रॉस बी का डायरेक्शन क्या होगा, अनुष्का बताओ जरा। हाँ हाँ, अब देखो ये एंगल, अब हमको क्या निकालना, ए क्रॉस बी, तो मैं ग्रीन कलर से बना रहा हूँ। ए क्रॉस बी में आपको ऐसे जाना पड़ेगा, ए से बी के डायरेक्शन में। inside the blue. हाँ, तो आपने हाथ ऐसा रखा और आप ए से बी के डायरेक्शन में गए, देखना मेरा हाथ, आपने हाथ ऐसा रखा और ए से बी के डायरेक्शन जा रहे हो, ए से बी के डायरेक्शन में, तो ये हमारा अंगूठा क्या दिखाएगा, वेक्टर का डायरेक्शन। तो ये क्या है, इनटू द प्लेन ऑफ पेपर। आया कि नहीं समझ? यस हाँ, और इनटू यस द प्लेन ऑफ पेपर को सिंबॉलिकली ऐसे दिखाते हैं, अभी मैंने बताया। अच्छा, अब आपको निकालना है, क्या निकालना है सर, आपको अब क्या निकालना है, बी क्रॉस ए निकालना। बी क्रॉस ए का मतलब बी से ए के डायरेक्शन में, मतलब आपको ऐसे जाना है। अब जब आप ऐसे जाओगे तो आपके देखो अंगूठा ऐसे डायरेक्शन में जाएगा, इस डायरेक्शन में, बी से ए के डायरेक्शन में, देखो अंगूठा बाहर की तरफ है, तो ये कैसा आ गया, आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर आ गया कि नहीं? बोलो, इसका डायरेक्शन कैसा है, ये है, इसका मतलब सिंबल ऐसा है, बताओ बोलो। यस अब अब सेकंड वाले केस की बात करते हैं। अब इसमें ए क्रॉस बी बताना है। सर ए क्रॉस बी मतलब ए से बी की डायरेक्शन, मतलब ऐसे आपके अंगूठे को चलाना है। देखो ऐसे आप अंगूठे को चलाओगे, ए से बी के डायरेक्शन में चलाओगे, तो आप देखो आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर आ रहे हो कि नहीं? बोलो बोलो बोलो। फिर आपको क्या होता है ना, बी क्रॉस ए बताना है बेटा, बी क्रॉस ए बताना। तो बी क्रॉस ए का मतलब बी से ए के डायरेक्शन में। बी क्रॉस ए का मतलब क्या होता है बेटा, बी से ए के डायरेक्शन में। बी से ए के डायरेक्शन मतलब ऐसे आपको अपना अंगूठा चलाना है। ऐसे आप जब अंगूठा चलाओगे तो देखो बी से ए के डायरेक्शन मतलब ऐसे क्लॉकवाइज, बी के से ए के डायरेक्शन मतलब क्लॉकवाइज। देखो ये अंगूठा अंदर की तरफ जा रहा है, तो ये इनटू द प्लेन ऑफ पेपर हो गया कि नहीं, बताओ बोलो बोलो। यस हाँ ठीक है। अब नेक्स्ट थिंग, सर केमिस्ट्री कब स्टार्ट होगा? कौन सा केमिस्ट्री। केमिस्ट्री? अरे यार हम मैम से आज बात करके फाइनल आपको बता देंगे, ठीक है? अभी आज या कल में बता दूंगा यार, ठीक है? इतनी बात समझ आई? इतनी बात समझ आई? आया ना? यस अब मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको एक चीज बताई थी, क्या बताई थी? मैंने क्या बताया था? मैंने सर आपको यहाँ पे पहली स्लाइड में बताया था कि ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड क्या होता है, मॉड ए मॉड बी साइन थीटा। तो अगर हम ए क्रॉस बी लिखें तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? सही, ये तो अभी आपने बताया था, मॉड ए मॉड बी साइन थीटा। और अगर हम बी क्रॉस ए लिखें तो इसका मैग्नीट्यूड भी तो वैसे ही लिखोगे, मॉड बी मॉड ए साइन थीटा ही तो लिखोगे, क्योंकि दोनों के बीच का एंगल थोड़ी चेंज हो गया। बिल्कुल सही बात सर। बट अभी आपने क्या देखा सर पिछली स्लाइड पे,
सर ए क्रॉस बी अगर इनटू द प्लेन ऑफ पेपर है तो बी क्रॉस ए आउटवर्ड ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर होगा। अगर ए क्रॉस बी आउटवर्ड ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर है तो बी क्रॉस ए इनटू द प्लेन ऑफ पेपर होगा। तो आपको क्या इस स्लाइड से एक चीज दिख रही है, ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए की डायरेक्शन हमेशा क्या है, उल्टी है। अगर ए क्रॉस बी ऐसा है तो बी क्रॉस ए हमेशा इसका क्या होगा, उल्टा आएगा। बोलो। तो हम यहां से लिख सकते हैं ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी क्रॉस ए। बोलो, लिख सकते हैं कि नहीं बताओ, क्योंकि ये दोनों क्या है, अपोजिट वेक्टर हैं कि नहीं, या एंटी पैरेलल वेक्टर हैं कि नहीं, बताओ। बोलो। तो हम एंटी पैरेलल वेक्टर के लिए ये बात लिख सकते हैं कि नहीं, बोलो। यस सर। बताओ भाई, ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। बोलो भाई। बोलो भाई। बताओ 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 बेटा। यस सर। बोलो। बोलो। यस सर। तो भाई इतनी बात हमने पढ़ाई, तो जेई मेंस वालों ने बोला रुको रुको रुको, क्वेश्चन बना देते हैं इतने में से। हमने बोला पढ़ा तो देना तो पूरा फिर बनाना, अरे इतने में से ही बना देते हैं। तो भैया इन लोगों ने बोला है इफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू बी क्रॉस ए, ठीक है, देन फाइंड एंगल बिटवीन बी एंड ए। ये जेई मेंस 2004 में आया हुआ सवाल है। कैसे करेंगे बताओ। सर ये दोनों, पहले हम दो मेथड से इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये कैसा मास्टर है, दो दो मेथड बताते रहता है, हाँ ठीक है। दो मेथड से इसको करेंगे हम लोग। ये है मेथड नंबर 1, ये है मेथड नंबर 2। पहला वाला मेथड क्या है सर, पहला वाला मेथड है कॉमन सेंस मेथड, ठीक है। क्या कॉमन सेंस, सर ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए बराबर बोल रहा है, वो क्वेश्चन में बोल रहा है कि बराबर है। इसका मतलब यह हुआ कि जब हम ए वेक्टर से बी वेक्टर की अपनी उंगली ले जाते हैं तो उसका जो सेंस है वो सेम होना चाहिए जब हम बी और बी से ए ले जाते हैं। अभी देखो पिछले वाले स्लाइड पे क्या हुआ था, जब हम पहले वाले एग्जाम्पल को अगर आप लोगे तो जब आप ए से बी जा रहे थे तो क्लॉकवाइज जा रहे थे, अपने इस उंगली को क्लॉकवाइज घुमा रहे थे, और जब आप बी से ए घुमा रहे थे तो एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे थे, इसलिए तो इनका डायरेक्शन ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए का अपोजिट आ रहा था। अब अगर वो बोल रहा है कि ए क्रॉस बी जब हम कर रहे हैं तो जो हमारी उंगली को घुमाने का सेंस है वही सेंस बी क्रॉस ए में होना चाहिए, यही तो इसका मतलब है, तभी तो ये बराबर होंगे, इनका मैग्नीट्यूड तो हमेशा बराबर होगा। यहां मैंने स्लाइड पे लिखा हुआ है कि ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड और बी क्रॉस ए का मैग्नीट्यूड हमेशा बराबर होगा। तो इन दोनों का मैग्नीट्यूड तो हमेशा बराबर है, पर इनकी डायरेक्शन भी सेम है, वो तभी हो सकती है जब ए क्रॉस बी का और बी क्रॉस ए का सेंस सेम हो। ये सेंस सेम कब हो सकता है सर, ये सेंस सेम तभी हो सकता है जब ये दोनों कैसे हो, 180 डिग्री पे। ये दोनों कैसे हो बेटा, 180 डिग्री पे, ऐसे।
ये बात समझ में आया लॉजिक? ये आपका क्या है, ए, और ये आपका बी। अब जब आप ए क्रॉस बी करोगे तो आप ए से बी की तरफ जाओगे, तो आप एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे होगे। और जब आप बी क्रॉस ए करोगे तब आप बी से ए की तरफ जाओगे, तब भी आप एंटी क्लॉकवाइज ही घूम रहे होगे। यहां भी एंटी क्लॉकवाइज, यहां भी एंटी क्लॉकवाइज, तो आपके उंगलियों का सेंस सेम रहेगा, तो ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए का डायरेक्शन सेम हो जाएगा। तो इनके बीच का एंगल क्या होना चाहिए, पाई या 180 डिग्री। किसको समझ में नहीं आया? यहां पे हमने सिर्फ कॉमन सेंस और इमेजिनेशन यूज किया। बोलो भाई। या मैथ्स और हमने कुछ और यूज किया ही नहीं, सिर्फ कॉमन सेंस और इमेजिनेशन से सॉल्व कर दिया ये। बोलो भाई, बोलो, मुंह से बोलो भाई, ठीक है, मन घूमना होके मत बैठना, यस। है ना? क्योंकि मुंह से नहीं बोलोगे तो नहीं निकलेगा नीट, 10 बार बता चुका हूं। ठीक है, अपने ब्रेन का अगर विकास करना है तो आपका मुंह और दिमाग दोनों चलना चाहिए, और दोनों का सिंक तभी बैठता है जब आप हाँ या ना बोल रहे हो, रिस्पॉन्ड कर रहे हो। एक मृत शरीर की तरह अगर आप बैठे हैं क्लास में, मजबूरी में बैठे हैं, ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल मर गई एकदम बॉडी आपकी क्लास में बैठने में 2 घंटे, तो भैया नीट भूल जाओ, तैयारी छोड़ दो। सच बोल रहा हूँ। और अगर आपके मुंह से हाँ या ना निकलने में अगर जान निकल रही है तो भैया तैयारी छोड़ दो। पेन चलते रहना चाहिए भैया, और मुंह और माइंड के बीच में सिंक होना चाहिए। आपका सोचोगे ही नहीं तो आप डाउट कैसे पूछोगे, और डाउट नहीं पूछोगे तो सोचोगे कैसे? दोनों चीज एक दूसरे से लिंक है। इफ यू आर नॉट आस्किंग, इफ यू आर नॉट रिस्पॉन्डिंग, हाँ या ना नहीं निकल रहा मुंह से, तो आप सोच नहीं रहे, मतलब आप बस बैठे हो, हाँ ठीक, बढ़िया पिक्चर चल रही, मस्त मूवी देख रहे हैं, आप पकड़ नहीं पा रहे कि हमने ये सोचा कैसे। ठीक है। दूसरा मेथड, अब क्वेश्चन में गिवन है, क्या गिवन है? सर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल्स टू बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। ये क्वेश्चन में गिवन है, तो हम इसको डिस्प्यूट नहीं कर सकते क्योंकि ऑलरेडी गिवन है। ठीक है। सर अभी आपने थोड़ी बहुत पहले पहले प्रॉपर्टी बताई थी एक, ठीक है, एक पिछली ही स्लाइड पे आपने प्रॉपर्टी बताई थी, ये क्या है, एक प्रॉपर्टी है, ठीक है, कि ए क्रॉस बी माइनस बी क्रॉस ए होता है। क्या होता है, माइनस बी क्रॉस ए होता है। तो ये प्रॉपर्टी हम क्या कर देंगे, इस वाली इक्वेशन में जो क्वेश्चन में गिवन है उसमें पुट कर देंगे। ए क्रॉस बी की जगह माइनस बी क्रॉस ए आ जाएगा यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में, और ये किसके बराबर हो जाएगा, बी क्रॉस ए के बराबर। अब क्या करें, अब इस टर्म को इस तरफ ले जाओगे तो ये क्या आ जाएगा, 0 = 2 ऑफ बी क्रॉस ए, ट्वाइस ऑफ बी क्रॉस ए। तो यहाँ पे आपको क्या मिल गया, बी क्रॉस ए का वैल्यू आपको क्या मिल गया, 0 मिल गया। सर बी क्रॉस ए का वैल्यू 0 है, इसका मतलब क्या है, मॉड बी मॉड ए साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। मॉड बी मॉड ए साइन थीटा की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। ठीक है, ठीक है। यहां से आपको क्या मिलेगा, थीटा का वैल्यू या तो 0 डिग्री हो सकता है, या क्या हो सकता है, पाई डिग्री हो सकता है। ये दोनों पॉसिबल वैल्यू है। थीटा का वैल्यू 0 डालोगे तब भी ये 0 हो जाएगा, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, हमें पता है साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, और साइन 180 की वैल्यू भी क्या होती है, 0 होती है। अच्छा सर कॉमन सेंस से सोचते तो कैसे आता, सर 0 डिग्री तो नहीं आया, अरे आता। कॉमन सेंस से सोचो, अगर ए और बी सेम डायरेक्शन में है तो ए क्रॉस बी करने के लिए आपको उंगली घुमानी ही नहीं पड़ी, तो इसका क्रॉस प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। अगर दोनों सेम डायरेक्शन में है तो क्रॉस प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 0। इसका मतलब क्या हुआ सर, एक स्टेटमेंट में लिख देता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट। इफ टू वेक्टर्स आर पैरेलल, और एंटी पैरेलल, नहीं, इफ टू वेक्टर्स आर पैरेलल और एंटी पैरेलल नहीं, इफ टू वेक्टर्स आर पैरेलल
then their cross product is 0। अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते थे, जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते थे तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होता था। तो जब परपेंडिकुलर है तो क्या है, डॉट प्रोडक्ट 0 है। फिर जब पैरेलल है तो क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट 0 है दो वेक्टर का। समझ आया कि नहीं आया? सर 180 पे 0 नहीं होगा क्या? सर यहां पे थीटा के वैल्यू 180, बेटा 0 नहीं होगा। यहां पे ए क्रॉस बी और बी क्रॉस है, ये वाली प्रॉपर्टी फॉलो होगी थीटा इक्वल टू पाई पे। पर थीटा इक्वल टू पाई पे, हाँ थीटा इक्वल टू पाई पे भी क्रॉस प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। सही बात है, थीटा इक्वल टू पाई पे भी क्रॉस प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। तो यहां पे एंटी पैरेलल भी हम जोड़ सकते हैं। बोलो 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 भाई। हाँ, ये बात समझ आई कि नहीं आई? बोलो। यस सर। पक्का? अब सर आपने एक चीज बोली थी आ कल। गई सर। हाँ, आपने यस कल एक सर। एक बढ़िया चीज आपने बोली थी कल। क्या बोली थी सर? सर आपने ये बोला था कि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस। हाँ सर, बोला था। सर ये आई कैप है, ये जे कैप है, और ये के कैप। ठीक है बात? बिल्कुल सही बात। ठीक है। अब आई कैप, जे कैप और के कैप का जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो कैसा रूल फॉलो करता है? वो ये रूल फॉलो करता है। मैं यहां पे आई कैप लिख देता हूं। ठीक है, यहां पे मैं लिख देता हूं जे कैप, तो यहां मैं लिख देता हूं के कैप। ठीक। अब अगर आप इसमें क्लॉकवाइज जाओगे तो आपको क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। सर इसका मतलब क्या हुआ, देखते हैं। आई कैप क्रॉस जे कैप अगर आप करोगे, क्लॉकवाइज गए ना आई और जे, तो आपको प्लस के मिलेगा। अच्छा, मतलब जे और के पे जाएंगे तो जे क्रॉस के करोगे। सर ये भी हम क्लॉकवाइज गए, जे से के गए, तो हमको अगला वेक्टर प्लस आई कैप मिल जाएगा। अगर हम के से आई गए, के क्रॉस आई गए अगर हमने किया तो, सर के क्रॉस आई भी क्लॉकवाइज गए हम, तो अगला हमको जे मिल गया प्लस के साथ। क्लॉकवाइज जब हम जाते हैं तो हमको क्या मिलता है बेटा, प्लस मिलता है। क्या आपको ये बात समझ आई? क्या आपको ये बात समझ आई? बोलो। यस। अब अच्छा, सही बात है सर, पर हमारा मन नहीं है क्लॉकवाइज जाने का, तो क्या करें? तो क्लॉकवाइज नहीं जाओगे और एंटी क्लॉकवाइज जाओगे तो माइनस मिलेगा। अच्छा, मतलब अगर हम जे क्रॉस आई करेंगे, अब हम जे से आई गए मतलब एंटी क्लॉकवाइज गए, तो हमको माइनस के मिलेगा। अगला वाला जे से आई गए तो तीसरा वाला माइनस के। अगर हम के से जे गए, के क्रॉस जे किया, तो हमको क्या मिलेगा, माइनस आई। के क्रॉस जे करोगे तो बचा हुआ माइनस आई। राइट। और अगर हम आई से के गए, आई से हम के गए तो हमको क्या मिलेगा, बचा हुआ माइनस जे। सही बात भी है। अगर आई क्रॉस जे प्लस के है, तो अगर हम इसको रिवर्स करेंगे तो यह माइनस आना चाहिए, तो जे क्रॉस आई माइनस आ रहा है। बोलो भाई। बोलो भाई, ये बात समझ आया कि नहीं आया? हाँ, बोलो। यस सर, आ गई।
अब ये जो हम एक्सेस बनाते हैं ना, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, पूरी फिजिक्स में ध्यान रखना, ये जो हम एक्स वाई और जेड एक्सेस बनाते हैं ना, ये हमेशा इस रूल को फॉलो करना चाहिए। ये क्या है बेटा? रूल है। ये क्या है बेटा? रूल है। दिस इज रूल, जिसको क्रॉस प्रोडक्ट फॉलो करता है। ये रूल है, ठीक है? इसका कोई प्रूफ नहीं है, ये रूल है, ठीक है? इसको क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा फॉलो करेगा। अब इसका मतलब क्या हुआ? आई क्रॉस जे की वैल्यू के होनी चाहिए। तो देखना जरा, यहां मैंने आई बनाया है, यहां मैंने जे बनाया है, तो आई क्रॉस जे करना जरा। आई से हम जे की तरफ गए, आई से हम जे की तरफ गए, तो देखो अंगूठा बाहर की तरफ आया कि नहीं आया? ये देखो, मैंने के का वेक्टर बाहर की तरफ बनाया है कि नहीं बनाया? बताओ। पर आवाज नहीं आ रही। क्या? आवाज नहीं आ रही सर, हेलो। अभी सही है? अभी सही है? अभी सही है? अभी सही है? बताओ। सर मेरे को तो सही आ रही है। हाँ, तो अब अगर मैं आई क्रॉस जे करूं, तो देखना, आई क्रॉस जे अगर मैं करूं तो कैसे करूंगा? देखो, आई से जे की तरफ जाऊंगा कि नहीं? ऐसे। तो देखना, आई से जे की तरफ जाऊंगा तो देखना, ये मेरी चार उंगलियों को देखो, ये चार उंगलियों को आई से जे की तरफ ले गया, मैं आई से जे की तरफ ले गया, एंटी क्लॉकवाइज घुमा, तो देखो अंगूठा बाहर की तरफ है। तो ये वाला एक्सिस सही है, करेक्ट, और ये वाला एक्सिस गलत है। ऐसे कोई आप बनाओगे तो गलत है, रॉन्ग। ये रॉन्ग है, ये करेक्ट है, ये रॉन्ग है। ये गलत है ऐसे बनाना, और ये सही है। क्या आप ये बात समझे? क्या आप ये बात समझे? तो जब भी हम एक्स वाई और जेड एक्सेस बनाते हैं तो कुछ भी रेंडमली नहीं बना देंगे। हमको ध्यान रखना पड़ेगा कि वो प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट के रूल को फॉलो करना चाहिए। ये बात समझे कि नहीं समझे? बताओ, बोलो भाई, बोलो भाई। यस सर। तो बोलो ना, बोल क्यों नहीं सर रहे? मुझे यस क्यों नहीं बोल रहे हो? सर मैं सोच रही थी उस टाइम पे, इसलिए। अब अगर देखो, आप समझाते हैं और क्वेश्चन है, सवाल आपको दे रहा हूं, ठीक है? कोई ये जाए। क्वेश्चन, ड्रॉ, एक मिनट, हाँ ये थोड़ा सा अटकने लगा है। जस्ट है, ठीक है। क्वेश्चन ये है, ड्रॉ, ड्रॉ मिसिंग एक्सिस। ठीक है, इसको मैं बना देता हूं वाई। करो जरा ये सवाल।
जो एक्सिस मिसिंग है इस डायग्राम में उसको ड्रॉ करो, मतलब उसको बताओ। क्वेश्चन समझ में आया है कि नहीं आया? हाँ अब देखो जरा, सर ये y है तो यहाँ y के अलोंग जे लिखते हैं हम, के z के अलोंग के लिखते हैं, ठीक है। अब हमको क्या मालूम है? हमको मालूम है कि j क्रॉस k की वैल्यू क्या होती है? I होती है। j क्रॉस k की वैल्यू क्या होती है? I होती है, ये हमको मालूम है, तो रूल है। तो देखो, j क्रॉस k, j से k की तरफ जाओ, j से k की तरफ जाओ, बाहर उठा, मतलब आई कैप बाहर आएगा। दिस इज आई कैप। एग्रीड? जे से के की तरफ जाओगे तो बाहर बनेगा आई कैप, देख लो। सही है? ऐसे आप जाओगे तो। अच्छा सर ये तो जेड लिखा, जेड मतलब के कैप, ये है आई कैप। अब हमको मालूम है, क्या मालूम है? सर हमको मालूम है कि आई क्रॉस, सॉरी, के क्रॉस आई की वैल्यू क्या होती है? जे होती है। कैसे मालूम? ये लिखा पीछे, के क्रॉस आई की वैल्यू क्या होती है? जे होती है। तो के से आई की तरफ हम उठा ले जाएंगे, के से आई की तरफ ले जाएंगे, देखो ऐसे एंटी क्लॉकवाइज, के से आई की तरफ अगर हम जाएंगे, के से हम आई की तरफ जाएंगे एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे बाहर की तरफ हम उठाए, बाहर की तरफ क्या आएगा? जे आएगा। तो इसका सही डायग्राम ऐसा बनेगा कि नहीं बनेगा बताओ? इसका सही डायग्राम ऐसा बनेगा कि नहीं बनेगा बताओ? ये प्लस वाई एक्सिस ऐसा बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे बताओ? सर अगला क्वेश्चन, सर वाई मतलब जे कैप, ये क्या है? आई कैप। सर हमको मालूम है, क्या मालूम है सर? आई क्रॉस जे की वैल्यू क्या होती है? के होती है। तो सर आई से हम कहाँ जाएंगे? जे की तरफ जाएंगे। आई से जे की तरफ, पहले से दूसरी की तरफ जाते हैं हमेशा, आई से जे की तरफ। आई से जे की तरफ मतलब अंदर, आई से जे की तरफ मतलब अंदर, देखो आई से जे, आई से जे क्लॉकवाइज अंदर, अंदर की तरफ क्या होगा? प्लस के कैप। तो इसका सही डायग्राम क्या होगा? ऐसा होगा, सही बताओ। अब देखो अगला क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन। सर एक्स लिखा है, यहाँ आई कैप है, यहाँ पे क्या है? के कैप है। अब आई और के आपके पास है, हमें मालूम है क्या? सर हमें मालूम है क्या? के कैप क्रॉस आई कैप, ये वैल्यू क्या होती है? जे कैप। तो के से आई की तरफ जाओ, के से आई की तरफ जाओगे तो आप जे के डायरेक्शन में मूव करोगे। तो देखो मेरा अंगूठा देखना, ये हम कैसा घूम रहे हैं? ये हम कैसा घूम रहे हैं? क्लॉकवाइज। देखो हम क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं अपने अंगूठे को, देखो क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं, देखो क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं, नीचे की तरफ जे कैप बनेगा, नीचे की तरफ जे कैप बनेगा, तो जे कैप विल बी डाउनवर्ड हियर। हाँ, ये प्लस जे कैप यहाँ आएगा। कितने बच्चों को समझ में आया? फिर और ऊपर ऊपर नेचुरली ऊपर की तरफ माइनस जे कैप। हाँ, क्या क्या यस सर। समझ आया? सर हाँ, यस सर आ गया। तो इस तरीके से ये सही एक्सिस बनाना सीख गए कि नहीं सीख गए? अब ये क्यों जरूरी है? क्योंकि कई बार ऐसा होगा, अगर आपने एक्सेस गलत बना रखा है तो आपका एग्जाम में, क्वेश्चन में ना, कैलकुलेशन सही कर लोगे, न्यूमेरिकल वैल्यू सही निकाल लोगे, पर जब डायरेक्शन लिखोगे तो गलती कर दोगे। इसलिए आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। अब सर क्रॉस प्रोडक्ट निकालते कैसे? ठीक है, तो हम क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं? अब ये हम एग्जाम्पल से सीखेंगे। जैसे आपको निकालना है, एक वेक्टर आपको ए दिया हुआ है, ए वेक्टर है, लेट से यहीं से हम उठा लेते हैं, आई कैप प्लस 2 जे कैप, आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप। और बी वेक्टर क्या दिया हुआ है? सर बी वेक्टर दिया हुआ है 2 आई कैप माइनस 3 जे कैप प्लस 4 प्लस के कैप। ठीक है, अब हम इस एग्जाम्पल से आपको सिखाएंगे क्रॉस प्रोडक्ट निकालते कैसे। ध्यान से सुनना।
ठीक है, ध्यान से सुनना। ठीक है, देखो सबसे पहले हम एक डिटर्मिनेंट बनाते हैं ऐसे। ठीक, उसमें सबसे पहले ऊपर क्या लिखेंगे, आई कैप, जे कैप और के कैप। ठीक है, जिस वेक्टर को पहले लिखा है उसको ऊपर लिखेंगे, आई कैप के आगे उसका कोफिशिएंट, जे कैप के आगे उसका कोफिशिएंट, के कैप के आगे उसका कोफिशिएंट। फिर सेकंड वेक्टर जो है उसको नीचे लिखेंगे, आई कैप के आगे उसका कोफिशिएंट, जे कैप के आगे उसका कोफिशिएंट। जे कैप का कोफिशिएंट -3 है, 3 नहीं है यहां पर। और के कैप के आगे उसका कोफिशिएंट 1। ठीक है सर, फिर क्या करेंगे सर? सर आई कैप के ऊपर प्लस लिखेंगे, फिर माइनस, फिर प्लस। ये फिक्स है, आई कैप के ऊपर प्लस, जे कैप के ऊपर माइनस, के कैप के ऊपर प्लस। ठीक है सर, अब क्या करेंगे बताओ? अब क्या करेंगे बताओ? सर सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले, अब ध्यान से सुनो बेटा, ध्यान से सुनना। कर देंगे हाँ, सर, आई कैप, हाइड कर देंगे। हाइड हाँ, करके फिर आई कैप जिस जिसके पास है उन दोनों को हाइड कर दिया जाएगा। इन दोनों को हमने क्या कर दिया, हाइड कर दिया। ठीक है, ये हम कर देते हैं हाइड। ये कर दिया और ये कर दिया, हाइड कर दिया, ऐसे छुपा दिया। ठीक है, अब जब आप छुपाओगे, एक है कॉपी नहीं होता क्या? हाँ हो गया, वाह, अब तो हम खेल जाएंगे। हम्म, हम कॉपी करना सीख गए बेटा, अब तुम देखो तुम। एक सेकेंड ना, कॉपी, और ये, वाह, देख रहे हो तुम्हारे सर क्या क्या कर लेते हैं, क्या जादू टोना। हम्म, चलो भाई, ये कर अब तुम देंगे। देख, अब तुम देखो, अब तो भाई बेटा अब तुम देखना। अब हम खेल लेंगे, हम सीख गए को फीचर से अपग्रेड का। अब एनएलएम में देखना अब हम क्या क्या करेंगे, आने दो एनएलएम को। अब एक सबसे पहले आप आई कैप वाले रो को और कॉलम को छुपा दोगे ऐसे। ये छुपा दिया भाई मैंने। ठीक है, ये छुप गए। छुप गए कि नहीं छुप गए? हाँ सर बिल्कुल छुप गए, मानते हैं हम। सर यहाँ पे क्या है, आई कैप के ऊपर प्लस है तो प्लस आई कैप डाला। ठीक है, फिर इसका मल्टीप्लाई इससे और इसका मल्टीप्लाई इससे करोगे तो 2 × 1 2, माइनस 3 × -3 -9। ये माइनस बीच में आता है, दिस माइनस दिस, दिस माइनस दिस, हमेशा इसी डायरेक्शन में, पहला ये फिर ये, दिस माइनस दिस, दिस माइनस दिस, दिस माइनस दिस, हमेशा यही करना है। समझ आया? हाँ, यस सर, आ गया। अब आपको अगला आई को, पहले आई को छुपाया, अगली बारी आएगी जे की। अब जे कैप जिस रो में और कॉलम में उसको छुपा दो। ये छुपा दिए। अब जे के साथ क्या है, माइनस है, तो माइनस से जे कैप डालोगे। अब जो बच गए छुपाने के बाद, जो बच गए उसमें दिस माइनस दिस, 1 1 = 1, -3 2 = 6। डायरेक्शन हमेशा याद रखना, दिस माइनस दिस, हमेशा डायरेक्शन ऐसी ही रहेगी। अब अगला स्टेप में क्या करेंगे? -3 में। अब हम के पास जाएंगे, के कैप जिसके पास है उसको छुपाओ, इसको छुपाओ और इसको छुपाओ। ठीक है, तो ये इन सबको छुपा दिया। ठीक है, अब जो बच गया उसको दिस माइनस दिस, के कैप के साथ क्या है, प्लस है तो प्लस के कैप लिखा, इंटू 3, ये क्या हो जाएगा, -3 -4। ये समझ में आया कि नहीं आया बताओ, बोलो। आ गया सर। तो फाइनल आंसर आपका क्या बनेगा देखना, 2 आ गया माइनस सर। माइनस प्लस 11 आई कैप, -1 -6 क्या हो जाएगा, -5, तो +5 जे कैप, और -3 -4 क्या हो जाएगा, -7 के कैप।
समझ आया कि नहीं आया? बोलो। यस सर। आ गया। अब एक बार इसी फॉर्म क्वेश्चन में बी क्रॉस ए निकाल के देखो जरा। अब आपको क्या करना है बेटा, बी क्रॉस ए ओके निकालना सर। है। क्या निकालना है? बी क्रॉस ए। ये निकालें जरा सेम क्वेश्चन में। ठीक है, वैल्यू सेम रखी हमने। तो क्या करेंगे, सबसे पहला स्टेप क्या है बेटा, डिटर्मिनेंट बनाएंगे। डिटर्मिनेंट बनाने के बाद फिर सेकंड स्टेप क्या था बेटा, सेकंड स्टेप क्या था, आई जे और के लिख देंगे। आई जे के। फिर थर्ड स्टेप क्या था सर, थर्ड स्टेप ये था कि सबसे पहला जो फंक्शन लिखा है, मतलब सबसे पहला वेक्टर बी लिखा है, तो बी के जो आई का जो कोफिशिएंट है वो आई के नीचे, जे का कोफिशिएंट जे के नीचे, के का कोफिशिएंट के नीचे। फिर जो सेकंड वेक्टर लिखा अब उसको नीचे लिखेंगे उसके। तो अब ए बाद में लिखा है तो ए का कोफिशिएंट इसके नीचे आएगा, 1 2 और 3। फिर क्या करेंगे सर, फिर हम आई के ऊपर प्लस, जे के ऊपर माइनस, के के ऊपर प्लस, ये फिक्स है। आई के ऊपर प्लस, जे के ऊपर माइनस, के के ऊपर प्लस, ये फिक्स है। ठीक है, इतनी बात समझे कि नहीं समझे? बोलो। यस सर। यस सर। फिर हम क्या करेंगे देखो, अब सेम काम फिर से हम करेंगे। क्या करेंगे सर, अब हम फिर से सेम चीज करेंगे कि नहीं करेंगे, बोलो। हाँ, सेम चीज करेंगे कि नहीं करेंगे, बोलो। कैसे सर, यस सबसे सर पहले आई कैप करेंगे। जिस जिसमें है उसको छुपाओगे, रो और कॉलम को छुपाओगे कि नहीं, बोलो। आई कैप वाले को छुपाओगे कि नहीं, ये छुपा यस दिया। सर। और जो रह गया उसको दिस मल्टीप्लाई बाय दिस। तो यहाँ पे क्या आएगा, सबसे पहले आई कैप के साथ क्या है, प्लस है। ये हो जाएगा 3 3 जा 9, मतलब -9 -2। फिर सेकंड स्टेप में आप क्या करोगे, फिर सेकंड स्टेप में आप क्या करोगे, जे कैप जिस रो और कॉलम में उसको छुपा दोगे। ठीक है, जे कैप जिस रो और कॉलम में उसको आप छुपा दोगे ऐसे। और जे कैप के साथ क्या है, माइनस है, तो माइनस जे कैप लिख दोगे। फिर जो बच गया उसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे। तो क्या हो जाएगा, 3 2 6 -1। समझ आ रहा है कि नहीं, समझ आ रहा है कि नहीं? और फाइनल स्टेप में आप यस क्या करोगे, सर। अंत में आप क्या करोगे, के कैप जिस रो और कॉलम में है उसको छुपा दिया जाएगा। ये छुपा दिया। के कैप के साथ क्या है, प्लस है, तो प्लस के कैप लिखोगे। फिर जो बच गया उसका क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसा। तो 2 2 जा 4 माइनस ऑफ 3 1 जा 3, तो -3। तो ये क्या आ जाएगा, -11 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 7 के कैप। क्या आपको ये दिख रहा है, ये इसका उल्ट, इसमें मल्टीप्लाई माइनस से हो गया। यस ये सर, सॉरी साइन माइनस, चेंज होगा। ये -5 होगा, है ना। तो क्या आपको दिख रहा है, ये माइनस ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर है, ये हमने प्रूफ कर दिया, ये हमेशा 2 है। यस सर। क्या अब वेक्टर निकालना आपको आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, देख लो। बोलो भाई। यस सर। अब आपको इस वाले क्वेश्चन में आपको क्या मिल गया सर, हमको ए क्रॉस बी मिल गया। तो आपसे अगर कोई पूछ ले मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बताना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ए क्रॉस बी आपको ऑलरेडी मिल गया, तो इसका मैग्नीट्यूड सीधे लिख दोगे कि नहीं, √11 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस -7 का स्क्वायर। सीधे लिख दोगे कि नहीं, बताओ। जो भी आ जाएगा, ये 121 प्लस 25 प्लस 47 49। बोलो भाई। तो अगर कोई आपसे यस ए सर। क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड पूछ ले, तो आप पहले ए क्रॉस बी निकालोगे, फिर मैग्नीट्यूड निकाल दोगे उसका। ऐसे बी क्रॉस ए का मैग्नीट्यूड निकालोगे तो सेम आएगा, ए क्रॉस बी के बराबर ही आएगा। बोलो भाई। बोलो भाई, ये बात समझ आई यस कि नहीं आई? सर। हाँ, इससे आ गई। पक्का। यस सर। अब मान लेते हैं कि आपके पास एक पैरेललोग्राम है।
पैरेललोग्राम बनाते हैं। ठीक है, वो पैरेललोग्राम दो वेक्टर से मिलके बना है, एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है, राइट। ये एक पैरेललोग्राम है जिसकी दो साइड्स, दो एडजेसेंट साइड आपको ए और बी दी हुई है। ठीक है, तो आप इस पैरेललोग्राम का एरिया निकाल पाओगे कि नहीं निकाल पाओगे? निकाल पाएंगे सर। कैसे? सर इस पैरेललोग्राम का जो एरिया वेक्टर होता है, एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी, एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, तो एरिया वेक्टर कैसे देता है? एरिया वेक्टर आपको कैसे मिलेगा? जो एरिया वेक्टर होगा पैरेललोग्राम का एरिया वेक्टर, वो क्या होगा सर? मॉड, एरिया वेक्टर आपको क्या मिलेगा बताओ, बोलो सर। एरिया वेक्टर आपको क्या मिलेगा? मतलब एरिया वेक्टर का मैग्नीट्यूड आपको क्या मिलेगा? मॉड ऑफ ए क्रॉस बी के बराबर। बोलो बोलो। यस सर। मतलब इसका ये जो एरिया है, इसका इसका ये जो एरिया है, इसका मैग्नीट्यूड आपको किसके बराबर मिलेगा? ए क्रॉस बी के मॉड के बराबर। मतलब मॉड ऑफ ए क्रॉस बी, मतलब ये जो हमने वैल्यू निकाली है, ये वैल्यू ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रही है? अगर एक हम पैरेललोग्राम बनाएं जिसकी एक साइड ये होगी, एक साइड ये होगी, तो उस पैरेललोग्राम का एरिया ये होगा। ये बात समझ में आया कि नहीं आया? बोलो। यस सर आया। अच्छा, एक यस पॉइंट। सर। दूसरा, सर एक बच्चे ने बोला हम यहां से एक डायगोनल बना दें। मैंने बोला बिल्कुल बना दो। सर आपको पता है ये दोनों डायगोनल, डायगोनल से जो ट्राइंगल बना वो सेम है, मतलब सिमिलर है। मैंने बोला हाँ मानता हूं मैं, सिमिलर है, हमने बचपन में पढ़ा था। तो उस बच्चे ने बोला कि ये वाला जो एरिया है, येलो वाला एरिया, अगर उस बच्चे ने बोला अगर पूरा एरिया मॉड ऑफ ए क्रॉस बी दिया गया है तो एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ मॉड ए क्रॉस बी नहीं हो जाएगा सर? मैंने बोला बिल्कुल सही बात। मैंने बोला बिल्कुल सही बात। गलत तो नहीं बोल दिया उस बच्चे को मैंने? बताओ, बोलो। नहीं अगर सर सही बोला है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम मॉड ए क्रॉस बी से मिलता है हम, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल इसका आधा नहीं हो जाएगा? मतलब ये येलो वाले ट्राइंगल का एरिया भी इतना होगा और ये ब्लू वाले ट्राइंगल का एरिया भी इतना ही नहीं हो जाएगा? बताओ, सही बात है कि नहीं? यस हाँ, सर। तो ये हमने एक यस सर। इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको बता दिया, दिस इज अ पॉइंट। बोलो, कोई समस्या हो तो बताओ। हम्म, कोई समस्या है? नहीं सर। श्योर? श्योर सर। अच्छा, तो एक क्वेश्चन आया जेई मींस में, फिर कब आया जेई मींस में? ये 2024 में आया है। ठीक है, 2024। तो ये क्वेश्चन क्या कहता है, किताब पे रखो भाई। ये क्वेश्चन कह रहा है हमारे पास तीन वेक्टर हैं ए बी और सी। ए वेक्टर क्या है? माइनस एक्स आई कैप, ठीक है, माइनस सिक्स जे कैप, माइनस टू के कैप। ये ए वेक्टर दिया है, क्वेश्चन में दिया हुआ। बी वेक्टर क्या बोल रहा है, वो क्या है? बी वेक्टर है माइनस आई कैप प्लस फोर जे कैप प्लस थ्री के कैप। और फाइनली सी वेक्टर की वैल्यू क्या दी हुई है? माइनस एट आई कैप माइनस जे कैप प्लस थ्री के कैप। ठीक है, फिर वो क्वेश्चन में बोल रहा है ए डॉट बी क्रॉस सी इज इक्वल्स टू जीरो, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो हमको फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स। ये जो एक्स लिखा है ना, ये वाला एक्स, इसकी वैल्यू आपको बतानी। इंटीजर टाइप क्वेश्चन है, करो सॉल्व। ये जेई मेंस में आया था 2024 में। करो जरा।
क्वेश्चन समझ गए? क्वेश्चन समझ गए बेटा? बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आया था जेईई मेंस में, कुछ दिमाग नहीं लगाना है इसमें। पहला स्टेप क्या है, बी क्रॉस सी निकालोगे और फिर जो भी आंसर आएगा उसको ए से डॉट कर दोगे, खत्म। आपको बी भी दिया है सी भी दिया है, तो पहले बी क्रॉस सी कैलकुलेट करो और फिर जो भी आंसर आए उसको ए से डॉट करो। मैं भी कैलकुलेट कर रहा हूं, आप भी करो बिना देखे, ठीक है? ठीक है बेटा? फिर यस मैच सर। करना आपका आंसर सही आ रहा है कि नहीं, ठीक है? ओके सर, एक मिनट। इसमें दिमाग बिल्कुल भी नहीं लगना है, सीधे कैलकुलेशन करना है, इसमें सोचने की कोई चीज है ही नहीं। देख लो भाई, ये यार आंसर। यही आ रहा बेटा? बोलो बोलो। बोलो, यही आ रहा है क्या? बोलो भाई। बोलो। छोड़ो भाई, आगे बढ़ो। इतने बार बोलो बोलो नहीं बोल सकते। अगला सवाल मैं। पी वेक्टर बोल रहा है क्या है? 3 i कैप +√3 j कैप +2 k कैप। फिर क्यू वेक्टर क्या बोल रहा है? 4 i कैप +√3 j कैप +2.5 k कैप। ठीक है। फिर बोल रहा है पी वेक्टर क्रॉस क्यू वेक्टर, ये वैल्यू आपको दी हुई है 1/x √3 i कैप
प्लस जे कैप माइनस 2√3 के कैप। फाइंड एक्स। करो भाई। बहुत आसान सवाल है, सीधे करते हैं डायरेक्ट सॉल्यूशन। तो पी क्रॉस क्यू कैप निकालना है, तो पहले हम क्या निकालेंगे? पी क्रॉस क्यू निकालेंगे। आई कैप, जे कैप, के कैप, उसके बाद प्लस माइनस प्लस। पी क्रॉस क्यू निकालना है, तो पहले पी लिखो। पी का वैल्यू क्या है? 3√32। और के क्यू का वैल्यू क्या है? 4√3 5/2। 2.5 को मैं 5/2 लिख देता हूँ। अब पी क्रॉस क्यू लिखना है आपको, तो लिखो प्लस आई कैप। ये कितना हो जाएगा? 5√3/2 माइनस 2√3 माइनस जे कैप। ये कितना रहेगा? 15/2 माइनस 8। यही आ रहा है। फिर प्लस के कैप। ये कितना आ जाएगा? ये रहेगा 3√3 माइनस 4√3। तो फाइनली ये कितना आ जाएगा? आई कैप के साथ √3 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा बताओ? √3/2। और माइनस ये कितना आ जाएगा? माइनस माइनस प्लस 1/2 जे कैप बन जाएगा ये। और ये कितना बन जाएगा? -√3 के कैप। अब आपको क्या निकालना है? मॉड पी क्रॉस क्यू निकालना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपको पी क्रॉस क्यू कैप की वैल्यू निकालनी है। सर अंडर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। प्लस 1/2 से कैसे मल्टीप्लाई करोगे? लॉजिक। ये हो जाएगा 2। 2 से इसको डिवाइड किया जाएगा, तो आपको पी क्रॉस क्यू कैप के कैप मिल जाएगा। बोलो भाई, कितना आंसर आ रहा बोलो? सर मैं वो नहीं कह रही थी, मैं 1/x के साथ में जो लिखा हुआ है ना, हम्म। उस जैसे इक्वेशन बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ रहा था ना इस इक्वेशन को, ये कह आंसर रही क्या थी। है तो वो सब छोड़ो, x आंसर की क्या है? वैल्यू तब तो x2 आएगा ना। बेटा 4 आ रहा, आँख खोल के देखो। इसलिए तो कराया है सवाल मैंने। ये आ गया एक्स। ध्यान से देखो। समझ आया आपने क्या गलती की? फिर वापस मैग्नीट्यूड क्यों निकाला हमने? बेटा पी क्रॉस क्यू के कैप, पी वेक्टर क्रॉस क्यू अच्छा सर वेक्टर जो ठीक है आया ठीक है, वो दिख उसका नहीं रहा यूनिट था सर, वेक्टर ठीक दिया है। हुआ है, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी? पी यस वेक्टर सर, यस क्रॉस सर। क्यू वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ पी वेक्टर क्रॉस क्यू वेक्टर। यस सर, वो दिख नहीं रहा था वो कलर। ठीक है सर। समझ में आ गया? इसलिए निकाला है। यस सर। तो बोलो, समझ में आया कि नहीं आया? यस सर, आ गया ये सर। ये क्वेश्चन जेईई मेंस में आया था भाई। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और करते हैं। इसको स्लाइड को यूटिलाइज कर लेते हैं।
ठीक है, ठीक है। एक ट्राइंगल है, ठीक है, एक ट्राइंगल है, ठीक है, और वो तीन वेक्टर से बना है। ए वेक्टर इज इक्वल टू 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप। बी वेक्टर इज इक्वल टू i कैप माइनस 3j कैप प्लस 5k कैप। सी वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप प्लस j कैप माइनस 4k कैप। आपको बताना है ये कौन सा ट्राइंगल है। एक ट्राइंगल है जिसकी ऑब्वियसली तीन साइड्स होंगी, वो ए बी और सी तीन वेक्टर से मिलकर बनी है, ठीक है। ये आपके पास एक ट्राइंगल है बेटा, इस ट्राइंगल की तीन साइड्स हैं बेटा। एक साइड को ए वेक्टर कह दिया, दूसरे को बी वेक्टर कह दिया, और तीसरे को सी वेक्टर कह दिया। अब आपको बताना है ये ट्राइंगल कौन सा है। कैसे बताओगे? स्पीकर में तो सही होगा। सर कैसे होगा? हाँ, सर कैसे होगा ये? इसमें हम पहले पहला है हमारा जो पहले हमारा जो स्टेप होना चाहिए वो क्या होना चाहिए कि इन तीनों एंगल्स को निकालो। ये तीन जो एंगल है ना, इसको अल्फा कह दिया, इसको बीटा कह दिया, इसको गामा कह दिया। अगर ये तीनों 60 60 60 आ गए तो हम कह देंगे इक्विलेटरल ट्रायंगल है। अगर इनमें से कोई एक एंगल 90 आ गया तो हम कह देंगे कि वो कौन सा ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है। और अगर इनमें से कोई भी एक एंगल 90 से बड़ा आ गया तो हम ऑब्टयूज बता देंगे। बोलो भाई, बोलो भाई, पहला स्टेप। सर दूसरा स्टेप, अब आपको चेक करना पड़ेगा। इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो बात ही खत्म हो गई। अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो वो आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल भी तो हो सकता है। ऑब्टयूज एंगल ट्रायंगल है तो आइसोसेलेस ऑब्टयूज एंगल ट्रायंगल भी तो हो सकता है। तो फिर आपको तीनों का साइड का लेंथ भी चेक करना पड़ेगा, मतलब तीनों का मैग्नीट्यूड भी चेक करना पड़ेगा। तो आप बता दोगे? बताओ, बताओ, बोलो। सर एक सेकेंड। खेल ही खत्म हो गया। पहले हम ए और बी का एंगल निकालते हैं। कैसे निकालेंगे सर? डॉट प्रोडक्ट से निकालेंगे कि नहीं? कॉस थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी अपॉन मॉड ए मॉड बी। अब पहले मॉड ए निकाल लेते हैं। मॉड ए की वैल्यू क्या आएगी? रूट अंडर 9 + 4 + 1 √14। मॉड बी का वैल्यू क्या आएगा? यहां से निकाल दें मॉड बी का वैल्यू। वो क्या आएगा? √1 + 9 + 25, तो √35। और मॉड सी का वैल्यू क्या आएगा? √4 + 1 + 16, तो √21। ठीक है। अब देखो तीनों की लेंथ अलग अलग आ रही है तो इक्विलेटरल ट्रायंगल तो नहीं हो सकता, क्योंकि हमको लेंथ से ही पता चल गया इक्विलेटरल नहीं होगा, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों साइड बराबर होती है, इक्विलेटरल तो नहीं होगा। अब हम ए और बी के बीच के एंगल निकालते हैं, तो ए डॉट बी करो जरा। ये कितना हो जाएगा? 3 + 6 + 5 अपॉन, ठीक है, अपॉन मॉड ए मॉड बी।
मॉड ए का वैल्यू कितना है? मॉड ए का वैल्यू है √14, मॉड बी का वैल्यू क्या है? √35। इससे कुछ पता नहीं चल रहा। अब आप क्या, कॉस थीटा नहीं, यहाँ पे ए और बी के बीच का एंगल कौन सा है? अल्फा, कॉस अल्फा। अब आप क्या करोगे? बी और सी के बीच का एंगल, कॉस। अब हम बात कर रहे हैं बी और सी के बीच का, तो कॉस बीटा बी डॉट सी अपॉन मॉड बी मॉड सी। बी डॉट सी करो जरा, तो ये कितना हो जाएगा? 2 - 3 + 20, यही आ रहा है क्या? ठीक है। होल अपॉन मॉड बी का वैल्यू क्या है बेटा? मॉड बी का वैल्यू क्या है? √35। और मॉड सी का वैल्यू क्या है? √21। इससे भी कुछ पता नहीं चल रहा, क्योंकि ये वैल्यू कितनी आ गई? 19 अपॉन √, ये वाला वैल्यू 35 × 20। इससे कुछ पता नहीं चल रहा। ये भी एक्यूट एंगल है, ये भी एक्यूट एंगल है। अब फाइनली -20 नहीं आएगा? -20 कैसे आएगा बेटा? हम बी और सी की बात कर रहे हैं ना, बी और सी की बात कर रहे हैं ना, तो 5 × 4, हाँ -20 आ रहा है। -21 आ गया क्या? ठीक है। यस सर। अब फाइनली, अब हमको सी और ए के बीच का एंगल निकालना पड़ेगा। ठीक है। तो सी और ए के बीच का एंगल निकालो, तो कॉस गामा की वैल्यू क्या होगा? C.A अपॉन मॉड सी मॉड ए। अब C.A करना जरा, तो 2 3 6 -2 -4 होल अपॉन मॉड सी का वैल्यू क्या है? √21 √14। ये 0 आ गया। जब दो वेक्टर का डॉट 0 आ जाए, तो उसके बीच का एंगल कितना होता है? 90 डिग्री। जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर हो, तो डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? 0। मतलब हमें मालूम पड़ गया कि सी और ई के बीच का एंगल क्या है? 90 डिग्री। मतलब ये वैल्यू 90 डिग्री है, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल होगा। क्वेश्चन समझे कि नहीं? बोलो बोलो। यस सर, समझी। इस तरीके से सिर्फ आप बता बाकी सकते सोचने हो। में बहुत टाइम लगेगा। हम्म, क्या लगेगा बेटा? तो सोचने में बहुत टाइम लगेगा, पता नहीं चल पाएगा ना उस टाइम पे। हाँ, तो इसलिए तो क्वेश्चन क्लास में कर रहा है बेटा, जिसमें वहां पे तुम्हारा दिमाग चले। ठीक है, इसलिए तो क्लास में किया जा रहा है ये सब। और देखते हैं कुछ विकल्प सवाल। ठीक है, एक क्वेश्चन आया है 2023 जेई मेन में। ठीक है। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? दो वेक्टर दिए हैं इसने। एक पी वेक्टर दिया है, वो क्या दिया हुआ है? i कैप + 2m j कैप। ठीक है, +m k कैप। और क्यू वेक्टर आपको दिया हुआ है 4i कैप - 2j कैप +m k कैप। ठीक है। और बोल रहा है कि P इज परपेंडिकुलर टू Q। ठीक है, फाइंड M। ये क्वेश्चन है, जेई मेंस में आया था, करो जरा। अब कल मैंने से कहा था, जैसे ही दो वेक्टर परपेंडिकुलर है बोला जाए, आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? 0।
तो पी वेक्टर डॉट क्यू वेक्टर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। पी डॉट क्यू करो, आई का आई के साथ मल्टीप्लाई 4, जे का जे के साथ, तो ये हो जाएगा -4m, और के का के साथ, तो ये कितना हो जाएगा, +m² इक्वल टू 0। जब हमको क्या मिल गया, m² -4m + 4 इक्वल टू 0। इसको आप कैसे लिखोगे, m-2 का होल स्क्वायर लिख दोगे, तो यहां से m की वैल्यू क्या आ गई। ये क्वेश्चन आया था जेई में। देख लो भाई, कितना आसान सवाल आता। ठीक है। I guess ठीक है, फिर एक क्वेश्चन और आया जेई मेंस में, क्या आया 2022। क्या बोल रहा है, मॉड ए वेक्टर बराबर मॉड बी वेक्टर। ठीक है, फिर बोल रहा है कि मॉड ए प्लस बी इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ मॉड ए माइनस बी। ठीक है, तो आपको बताना फाइंड एंगल बिटवीन ए एंड। ये 2022 में आया था सवाल, करो जरा। बहुत आसान सवाल है, ये कुछ है ही नहीं। मॉड ए प्लस बी क्या हो जाएगा, √a², मॉड a² प्लस मॉड b² +2 इंटू मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए माइनस बी का मॉड क्या होगा, मॉड a² प्लस मॉड b² माइनस ट्वाइस ऑफ मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। अब क्या कर देंगे, दोनों साइड स्क्वायरिंग कर देंगे, तो ये हमारे पास ये क्या रहेगा, मॉड a² प्लस मॉड b² +2 मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा इज इक्वल टू 4 टाइम्स मॉड a² प्लस मॉड b² -2 मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। अब a इक्वल टू b है, तो दोनों को हम x बोल देते हैं, तो ये क्या आ जाएगा, x² प्लस x² +2x² कॉस थीटा इज इक्वल टू 4, x² प्लस x² -2x² कॉस थीटा। x² से कैंसिल, ये क्या आ जाएगा, 2 + 2 कॉस थीटा इज इक्वल टू 4 इंटू 2 - 2 कॉस थीटा। 2 से 2 कैंसिल, तो हमको क्या मिल जाएगा, 1 + कॉस थीटा इज इक्वल टू 4 - 4 कॉस थीटा। तो हमको क्या मिल जाएगा, 5 कॉस थीटा इज इक्वल टू 3। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या रहेगा, कॉस इनवर्स 3/5। yes ये sir, भी यही जय आ हिंद, रहा है। देख लो भाई। yes sir, हो गया। समझे कि नहीं समझे। yes ठीक sir, है, अच्छा, एक क्वेश्चन और yes करो sir, चलो।
if 2i cap plus 3j cap minus k cap is equals to नहीं is parallel to minus 4i cap, ठीक है, minus 6j cap प्लस लैम्डा k cap, ठीक है, इनफाइंड लैम्डा। करो जरा, सोचो जरा कैसे करोगे इसको। ये सोच के बताओ ये कैसे होगा। सर डॉट प्रोडक्ट होएगा इसमें क्योंकि पैरेलल है, तो उससे क्या होगा। 0 हो जाएगा। एक मिनट, डॉट प्रोडक्ट में 0 होता है कि क्रॉस प्रोडक्ट में 0 होता है। क्रॉस प्रोडक्ट में। हाँ, क्योंकि जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं तो डॉट प्रोडक्ट 0 होता है ना। यस सर, आपने तो पैरेलल दिया ना, हाँ, पैरेलल तो में तो डॉट प्रोडक्ट हो ही नहीं सकता, क्रॉस क्रॉस प्रोडक्ट प्रोडक्ट 0 होएगा। करोगे ना। हाँ यस सर, क्रॉस प्रोडक्ट ही तो कहा है मैंने। हाँ, क्रॉस प्रोडक्ट 0 होगा ना बेटा, यस सर, क्रॉस ही मैंने का। क्रॉस प्रोडक्ट ही बोला है। तो इसके दो मेथड से हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। मेथड 1, एक ऐसा पागल मास्टर है दो दो मेथड बताता है। इसका क्रॉस प्रोडक्ट करो। जल्दी जल्दी इसकी लिखने की आदत होनी चाहिए, ठीक है, फटाफट। तो यहाँ पे आएगा आई कैप, ये आएगा 3 लैम्डा माइनस 6 माइनस जे कैप, 2 लैम्डा माइनस 4 प्लस के कैप। तो ये कितना हो जाएगा, 6 2 12 माइनस 12 प्लस 12। ये तो ऑलरेडी 0 हो गया। ये हमको इसको 0 करना है और इसको भी 0 करना है। तो यहाँ से हमको लैम्डा की वैल्यू 2 मिली, तो यहाँ से भी हमको लैम्डा की वैल्यू 2 मिली। तो लैम्डा की ओवरऑल वैल्यू हमको क्या मिल गई, 2। ये समझ में आया। इसको 0 किया तो लैम्डा की वैल्यू 2 मिली, इसको 0 किया तो भी लैम्डा की वैल्यू 2, ओवरऑल लैम्डा की वैल्यू 2। ये मेथड नंबर 1, ठीक है, ठीक है। अब मेथड नंबर 2, मान यस लेते सर। हैं एक वेक्टर में बोलूं 2i कैप और एक वेक्टर में बोलूं 4i कैप। तो आप इन दोनों को ड्रॉ कैसे करोगे। सर एक ये 2i कैप का वेक्टर है और एक ये 4i कैप का वेक्टर है। सर 4i कैप को हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, 2 × 2i कैप, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो 4i कैप को हम क्या, इसको k 2i कैप लिख सकते हैं, जहां k क्या है, कुछ कांस्टेंट। बोलो बोलो। यस सर। तो अगर लिख सकते हैं सर। ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर पैरेलल, तो ए वेक्टर को हम कुछ लैम्डा बी वेक्टर के फॉर्म में लिख सकते हैं। यस सर। अब कुछ नहीं, अब यस सर क्या पुट कर दो। ए वेक्टर ये है पहला वाला, 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस के कैप इज इक्वल टू लैम्डा। बी वेक्टर क्या है, -4i कैप माइनस 6j कैप प्लस लैम्डा के कैप, ठीक है। अब यहाँ लैम्डा ऑलरेडी यूज हो गया है, तो यहाँ कुछ और कांस्टेंट यूज कर लो, ठीक है, अल्फा यूज कर लो, ठीक है, क्योंकि लैम्डा ऑलरेडी इस क्वेश्चन में यूज कर लिया उसने। तो ये कितना आ जाएगा, 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस के कैप इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, -4 अल्फा i कैप माइनस 6 अल्फा j कैप प्लस अल्फा लैम्डा के कैप। अब यहां से देखो आई कैप से कंपेयर होगा तो -4 अल्फा की वैल्यू क्या रहेगी, 2, तो अल्फा की वैल्यू -1/2।
-6 अल्फा की वैल्यू क्या आएगी 3, तो यहां से भी अल्फा की वैल्यू क्या आ गई -1/2। और अल्फा इंटू लेमडा की वैल्यू क्या आएगी -1। अल्फा की वैल्यू -1/2 यहाँ पुट कर दोगे, तो लेमडा की वैल्यू क्या आ गया, सेम आंसर आया क्यों? यस सर, बट ये सेकंड वाला सोच नहीं सकते ना। बेटा ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है, ये सोचने वाली बात ही नहीं है, ये कॉन्सेप्ट सिखा दिया मैंने आप, हैशटैग कॉन्सेप्ट, हैशटैग कॉन्सेप्ट है बेटा ओके सर। ये सोचने वाली बात नहीं है, मैंने सिखा दिया है कॉन्सेप्ट आपको। क्या? इफ टू वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर पैरेलल, तो इसके दो मतलब निकाले जा सकते हैं। क्या मतलब निकाले जा सकते हैं? पहला, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की वैल्यू क्या होगी 0, या हम क्या कह सकते हैं बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर की वैल्यू भी क्या होगी 0। यही हमने यहाँ पे किया, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर को 0 कर दिया, ठीक है। सेकंड मतलब हम क्या निकाल सकते हैं, सेकंड मतलब हम क्या निकाल सकते हैं, ए वेक्टर को हम लेमडा बी वेक्टर के फॉर्म में, या बी वेक्टर को हम लेमडा ए वेक्टर के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां लेमडा क्या है, सम कांस्टेंट, लेमडा डैश बोल दो, ठीक है। लेमडा डैश एंड लेमडा आर सम कांस्टेंट, ठीक है। यस सर। बोलो, यस सर। ये बात समझ आई कि नहीं आई? बोलो, आ गई सर। ध्यान से सोच के देखो, आ गई सर। ध्यान से सोच के देखो। ए वेक्टर को आप कैसे लिखोगे? सर मॉड ए इंटू ए कैप लिखोगे कि नहीं, बताओ। और बी वेक्टर को आप कैसे लिखोगे, मॉड बी इंटू बी कैप। पर ए और बी पैरेलल है, तो ए कैप को बी कैप के बराबर होना पड़ेगा, तभी तो पैरेलल होंगे, क्योंकि ए कैप और बी कैप ए और बी का डायरेक्शन दिखाते हैं। बोलो, बोलो, बोलो। यस सर। क्यों? क्योंकि दोनों बराबर पैरेलल है ना, बोल दिया पैरेलल यस है, ए सर। और बी आर पैरेलल, तो ए कैप और बी कैप को तो बराबर होना पड़ेगा, क्योंकि ये यही तो डायरेक्शन दिखाते हैं ना। तो फर्क किस में आएगा? फर्क सिर्फ नहीं तो कांस्टेंट में एंटी नहीं आएगा, पैरेलल हो जाता है। सिर्फ इसमें फर्क आएगा कि नहीं आएगा? मतलब फर्क कहाँ आएगा, सिर्फ यस सर। कांस्टेंट में आएगा, इसलिए तो ये चीज लिख दी हमने, ठीक है। यस सर। देख लो भाई, ये बात समझ में आई कि नहीं आई? हम्म, आ गई सर। पक्का? हम्म, यस सर। यस सर। अब एक होमवर्क करना, ठीक है। क्वेश्चन ये दिया हुआ है, ओ ए वेक्टर की वैल्यू दी हुई है 3 i कैप -6 j कैप +2 k कैप। ओ बी वेक्टर की वैल्यू दी हुई है 2 i कैप +j कैप -2 k कैप।
ठीक है, फाइंड एरिया ट्राइंगल ओ ए बी। इस ट्राइंगल ओ ए बी का एरिया आपको निकालना है। ठीक है, ये जो एरिया है बेटा, क्या हो गया यार ये? यार शिट। शिट। चलो अब ठीक है। क्वेश्चन समझ गए कि नहीं समझ गए? ये ए है, ये बी है। हाँ, यस सर समझ गई। यस सर समझ गई। ये 3 i कैप, ये क्या दिया था, -6 j कैप प्लस 2 k कैप, +2 ठीक है। 2 i कैप। और प्लस जे डॉटेड लाइन, कैप -2 ठीक है। जो डॉटेड लाइन होती है ना, उसमें कलरिंग करते हैं तो पूरे में फैल जाता है, अब याद रखना है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है होमवर्क। ठीक है, तो ये आपका जो है वेक्टर्स का डी यस एंड है बेटा। कल से हम नया चैप्टर शुरू करते हैं। ओके सर। गुड नाइट सर। गुड नाइट बेटा। समझ गए कि नहीं समझ गए? यस सर समझ गई। वेक्टर समझ में आया कि नहीं? यस सर आया। पक्का? पक्का पहले सर। पहले ये सब क्लियर था आपको? ये सब सर कॉन्सेप्ट पहले क्लियर थे? हाँ डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट तो सिखाए थे। हाँ और वो ट्राइंगल वाला लॉ भी सिखाया था, पैरेललोग्राम वाला। हाँ, उसके सही है। अलावा क्वेश्चंस में थोड़ा ज्यादा नहीं हुआ था। आप समझ में आ गया? यस सर। कल से यूनिट्स एंड डायमेंशन शुरू करेंगे। ठीक है बेटा, बाय बाय। यस सर। गुड नाइट। बाय बाय।